हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2015 का पूरा सोल्यूशन कर लिया था। अब देखो 2015 से आपका पैटर्न चेंज हुआ, तो जो अभी एग्जिस्टिंग पैटर्न है वो 2015 से चालू हुआ था, ठीक है। तो 2015 से 23 तक का तो सारा कर लिए हम लोग। अब 2015 के पहले जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट सेक्शन है वो करना चालू करेंगे, ठीक है। तो 2014 से पीछे बढ़ते जाएंगे 2005 तक। 2005 में ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 2014 के पहले देखिए, 2014 और 2014 के पहले जो था सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव वाला अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, अभी एग्ज़ाम टाइम में उतना रिलेवेंट नहीं है, बट उसको भी बाद में कर लेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे देंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो करना चाहिए। इनफैक्ट जो जैम में सब्जेक्टिव है उसको भी करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन पहले अभी टाइम कम है तो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन कवर करते जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस IIT जैम 2014 पेपर, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आया था 2014 में। उसके पहले 10 ऑब्जेक्टिव और 10 फिल इन द ब्लैंक 2013 में आया था। और 2013 के पहले जो पैटर्न था ना, 2005 से 13 तक सेम पैटर्न रहा है। 15 ऑब्जेक्टिव 6 मार्क्स का, 15 छक्के 90, और 10 सब्जेक्टिव 21 मार्क्स का, 210, 300 नंबर का पेपर होता था। 2005 से 13 जो है 2005 से 12 तक 2005 से 12 तक सेम पैटर्न था। 13 में अलग था, 14 में भी अलग था, और फिर 15 में जो पैटर्न था वही है जो एग्जिस्टिंग वाला है 15 से 23 तक, है ना। 24 में भी होपफुली वही रहेगा, ठीक है। सो लेट्स डू दिस 2014 क्वेश्चन। 2014 का क्वेश्चन मतलब 35 क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव था तो वो अभी फिलहाल के लिए नहीं करेंगे, बट बाद में देखेंगे कि वो भी कर लिया जाएगा, है ना। तो लेट्स सी दिस। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर वेक्टर्स a इक्वल्स टू j प्लस k, b इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 5k एंड c इक्वल्स टू j माइनस k, द वेक्टर प्रोडक्ट इज सेम एज b, है ना। चलो देखते हैं a क्रॉस b क्रॉस c क्या होता है। फार्मूला याद रखो थोड़ा। a क्रॉस b क्रॉस c क्या होगा। दिस इज a डॉट c b माइनस a डॉट b c, ये फार्मूला है, समझ रहे, ये फार्मूला है, ये होता है। अब एक चीज देखो, अब इवेल्युएट करते हैं हम लोग। a डॉट c क्या बनेगा, a डॉट c, ये j प्लस के है, ये j माइनस के है, तो j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो दिस गोज टू 0। बच क्या गया आपका a डॉट b c वेक्टर, एंड a डॉट b इज स्केलर। a डॉट b भी निकाल ही लो, चलो a डॉट b क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 माइनस 5 minus 2, so this will be something like 2c, right? So it is same as the vector product a cross b cross c is in same direction as c, is in same direction as c, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख लेंगे, क्लियर, ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पार्टिकल ऑफ मास m carrying charge q is moving in circle in a magnetic field b. According to Bohr model, the energy of the particle in nth level is. According to Bohr model, the energy of particle in nth level is what? देखो ये क्वेश्चन इंटरनेट पे भी है, मतलब IIT JEE वाले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सब हैं उन लोगों ने, बाईजू और अलग अलग है, उन लोगों ने भी इसको बना रखा है, और कई मतलब नेट पे देखा तो सबने आंसर C लिखा है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आंसर जो है ना वो, सॉरी, सबने आंसर D लिखा है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आंसर C होना चाहिए, और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होना चाहिए,
लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। तो देखते हैं हम, अब आप लोग डिसाइड करना किसका सही है, बट मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ मास एम कैरिंग चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ सर्किल, सर्किल में मूव कर रहा है और द होल थिंग इज इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, पूरा जो सिस्टम है बी मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब ये आपका सर्किल में मूव कर रहा है और सारा का सारा जो सिस्टम है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी और चार्ज क्यू है, पार्टिकल इज मूविंग विथ चार्ज क्यू, राइट। अब देखो एक चीज समझो, ओके फाइन। अब देखिए एक चीज, when the particle moves in a circle, your this is v cross b will be what? V cross b will be outward, मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज v एंड दिस इज से b, so v cross b will be outward, है ना। और बोर मॉडल में हमने यूजुअली क्या लिया है, हमने चार्ज क्यू नेगेटिव लिया है, इलेक्ट्रॉन लेते थे ना, इलेक्ट्रॉन लेते थे। तो इस तरह से अगर क्यू वी क्रॉस बी बोले, इफ आई अज्यूम क्यू टू बी नेगेटिव, वाई, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग बोर मॉडल, वी आर कंसिडरिंग बोर मॉडल, राइट। बोर मॉडल तो तभी अप्लाई होगा ना जब पार्टिकल इज हैविंग चार्ज विच इज नेगेटिव, ठीक है। सो v cross b in this case would be outward if this is moving in this direction, yeah, yes. So it will be qvb, and if charge is negative, qvb will be inward, qvb, v cross b will be outward, and minus e if q is negative to be inward, so it will be qvb, and that will be equal to mass into centripetal acceleration, mass into centripetal acceleration. So r is the radius of the circle, so I can write like this, one thing. Second thing is, since they are asking to use Bohr model, so I can say mvr is nh by 2 pi, mvr is nh by 2 pi, ठीक है, mvr is nh by 2 pi, ओके। समझ में आ रहा है जी? या आप ये कर सकते हो कि b को हम लोग डाउनवर्ड ले लें, तो v क्रॉस b विल बी इनवर्ड, मतलब हर हाल में हम लोग को इनवर्ड लेना पड़ेगा q v क्रॉस b, या तो हम q को नेगेटिव अज्यूम कर लें, या हम कहें कि b इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, b इज लाइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। या तो ऐसे ले लो अजम्पशन कि q इज नेगेटिव, ठीक है, तब जाके ये क्यू वी क्रॉस बी इनवर्ड हो जाएगा। या आप ये अजम्पशन ले सकते हो कि भाई हम बी को अपवर्ड न लेके ऐसे ले लें, ठीक है। या आप ये अजम्पशन ले सकते हो कि बी अपवर्ड है लेकिन ये हमारा वी इस डायरेक्शन में, तब भी आपका इनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि बोर मॉडल में तो क्या होता था, आपका कुलम्बिक फोर्स होता था जो इनवर्ड डायरेक्शन होता था। तो आपको मतलब ये लोगे तो नहीं हो पाएगा, ये लोगे तो फिर क्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये लोगे तो q को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर q पॉजिटिव लेना चाहते हो तो यू टेक दिस केस कि v इज इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड b इज अपवर्ड, या इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, b इज डाउनवर्ड। इन एनी केस आई वांट दिस q v क्रॉस b टू बी इनवर्ड, आई वांट q v क्रॉस b टू बी इनवर्ड, गेटिंग अ पॉइंट, आई वांट दिस q v क्रॉस b टू बी इनवर्ड। तो अगर कोई पॉजिटिव लेना चाहे तो ऐसे ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि नेगेटिव कहाँ लिखा हुआ है, तो अगर पॉजिटिव लेना चाहते हो, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई बोर मॉडल, you want to apply Bohr model, then what I can do is I can take b to be upward, no issue, but since I want q v cross b to be inward, and if I take this q to be positive, if I assume this q to be positive, right, then in that case you take this direction of motion in this direction, because if v lies in this direction, then v cross b किधर हो जाएगा, v cross b will be inward. If q is positive, q v cross b will be inward, and mv square by r, आप इसको या तो मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के फॉर्म में देखो, या अगर उस पार्टिकल के फ्रेम में चले जाते हो तो इसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हो, राइट। सो दिस इज इनवर्ड फोर्स, q v क्रॉस b रेडियली इनवर्ड, एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स
and that is equal to mass into centimeter acceleration. ठीक है, ऐसा लेना. दूसरा क्या है कि the angular momentum is quantized. Bohr model say angular momentum is quantized, right? So we have these two assumptions, right? पहला assumption है कि the particle is moving in a circle, that's Bohr assumption, and second is angular momentum is conserved. Okay, fine. So this V will cancel out, and what is V? QBR by M. Okay, and here what we have, V is or R is NH by 2 pi है ना ये. यस हाँ, ऐसा करो ना, तो ऐसे मत लिखो. यहाँ से क्या आ गया, QB is MV by R, and let's take MV as, let's take MV as from here, MV is what, NH by 2 pi R, NH by 2 pi R, so R becomes R square. So from here what we have is R is NH by 2 pi QB under root. ठीक, and what is V? V is QBR by M. So this will be 1 by M NH is it not? Okay, fine, good. So what is K? K is half mv square. So half v square is 1 upon m square nh qb by 2 pi. So mm will cancel out, and what we have is the kinetic energy is n hqb upon 4 pi. तो लोगों ने ये आंसर टिक कर दिया, but I think there is one more energy over here, and that is the interaction energy of this electron, interaction energy of this charge q, which is moving in a circle. So charge q moving in a circle will behave like a magnetic dipole, and that magnetic dipole is going to interact with, the external magnetic field, and that is called the interaction energy of dipole, magnetic dipole with the external field, and that is given by the potential energy, that is mu dot b. This is the energy of interaction. You can say this is potential energy of interaction of the motion of charge q with the external field, right? This is interaction energy of magnetic dipole. The charge q moving in a circle will behave like a magnetic dipole, and that magnetic dipole is interacting with the external magnetic field, and that interaction energy is u. So I must add Ke and u so that I get the total energy of the system. ठीक है, so that I get the total energy of the system. जैसे वहाँ पे बोर मॉडल में कैसे करते थे, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द फील्ड, है ना, मतलब जो न्यूक्लियस का जो फील्ड था उसके साथ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा था, ऐसे यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा. तो व्हाट इज म्यू? इफ आई अज्यूम चार्ज टू बी पॉजिटिव, which I have assumed, so that v cross b, qv cross v is going to be inward direction. तो आप देखो, this is your direction of omega, or you can say r cross v. एंगुलर मोमेंटम किधर लाई करेगा? What will be the direction of angular? या फिर the current would be in this direction. The current would be in this direction. So what is mu?
mu is given by IA. What is I? I is Q, and number of times Q moves in one revolution in 1 second is omega by 2 pi. Area is pi r square. और डायरेक्शन ऑफ म्यू किधर होता है? अब I के डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कीजिए. Mu goes in this direction. For this motion of charge, this is direction of mu. So mu and B, they are lying in opposite direction. So mu dot B will be minus mu B, and you have one more minus side. So this is mu B, right? So what will be? Pi will cancel out. So we have 1 by 2 q omega r square. What is omega? See from here. V by r, omega is V by r, and that is QB by M. We all know this. And we have R also. So you have 1 by 2 Q, and we have QB by M, omega is QB by M, and R square, see here is R square, and H upon 2 pi QB. So QB cancels out. And here we have एक सेकेंड थोड़ा रुक जाओ. Omega is QB by M, okay? And you have one more B also, right? This is mu. ये तो mu हो गया ना. U is mu into B. ये तो mu हो गया. Mu में वैल्यू पुट करते हो और B भी गुना करना पड़ेगा ना, mu into B. So what we have is N QBH upon 4 pi M. तो इतना पोटेंशियल एनर्जी आ गया और ये काइनेटिक एनर्जी आ गया और ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया, दोनों सेम है. So the total energy is Ke plus U, and both are same. So I'll make twice of it. So N QBH upon 2 pi M. So in my opinion, this should not be the answer. This should be the answer. This is what I think. Total energy is K plus energy of interaction of this moving charges with the external magnetic field. ठीक है? Okay. ठीक. Let's go ahead. ये देखिए क्या बोल रहा है. A conducting slab of copper PQRS is kept on XY plane in a uniform magnetic field along x-axis. The steady current I flows through cross section of the slab along y-axis. The direction of electric field inside the slab arising due to applied magnetic field is along the Hall's effect का question है basically. ये I है. So conventionally I is taken as a flow of positive charge. So V is in this direction. So if I take V cross B, QV cross B, I am taking current I as consisting of positive charge. Conventionally यही assumption होता है. So this is V and B is in X direction. V is in Y direction. So V cross B will be what? This Q will experience a force which is nothing but QV cross B. I am taking Q to be positive. So V cross B का direction वही force का direction होगा. So V cross B will be in negative Z direction. So the positive charge will be on the lower surface, and hence you have a compensated negative charge on the upper surface. So the electric field will be in this direction. So electric field will be in positive Z direction. Electric field will be in positive Z direction. ठीक है? All right? एक नंबर का सब क्वेश्चन है तो इजी है. पिछला क्वेश्चन लगी अच्छा था.
तो नीचे रखते क्वेश्चन है, ऊपर सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन। ए कोलिमेटेड बीम ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर 1 millimeter is propagating along x-axis. The beam is to be expanded to a collimated beam of diameter 10 millimeter using a combination of two convex lenses. A lens of focal length 50 millimeter and another lens of focal length f are to be kept at distance d between them. The value of f and d is. Collimator is a device which we use in mostly we use it in laser में तो यूज करते ही हैं. I make a laser machine also. So I have made a laser machine which is used to rectify the fault which you have in screen. ठीक है, so I have used this collimator quite often in my machines. ठीक है, जहाँ भी लेज़र का application है you have collimator. So collimator is doing what? It's basically expanding the beam of light having a smaller diameter to a beam of light having larger diameter. And how it operates, see, कैसे ऑपरेट करता है वो देखिए. देखिए कोलिमेटर जो है बीम का डाया बढ़ाता है. जैसे ये छोटा लेंस हो गया, तो पहले ये बीम, चलो बीम को अलग से बनाते हैं. दिस इज बीम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दिस, राइट. और ये क्या करेगा, you have two lenses on the same axis having same principal axis. ठीक है, and you have another lens like this, bigger lens. अब ये क्या होगा, जो लाइट यहाँ आएगा वो कन्वर्ज कर जाएगा, ये ऐसे कन्वर्ज कर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और ये डिस्टेंस इस तरह से हम लोग एडजस्ट करते हैं. इनफैक्ट कोलिमेटर में इसलिए एक लेंस ना एडजस्टेबल होता है, इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो आपका ये जो डिस्टेंस है, दिस इज स्मॉल एफ एंड दिस इज कैपिटल एफ. इसलिए एडजस्टेबल बनाता है ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली एडजस्ट करके ये डिस्टेंस एडजस्ट करके, एंड दिस इज स्मॉल एफ, दिस इज कैपिटल एफ. So small f is the focal length of smaller lens and capital F is the focal length of the bigger one. So your D is what? D is small f plus capital F. आपको पता है you have parallel rays of light falling on a convex lens will converge at its focal point, right? और focal point से जो light diverge कर रहा है वो if it is falling on the another lens, it will be parallel to the principal axis. ठीक है, so laws of refraction. तो ये आपका केस आ गया. और फोकल लेंथ दे रखा है ना, कैपिटल एफ नहीं दे रखा है, स्मॉल डी क्या दे रखा है, डी नहीं दे रखा है, स्मॉल एफ दे रखा है. स्मॉल एफ इज हाउ मच, स्मॉल एफ इज 50, कैपिटल एफ वी डोंट नो. ओके, नो इशू. But we know one thing, that this triangle and this triangle is similar triangle, or I can say this theta will be same as this theta, right? So tan of this theta is what? This is 1 millimeter diameter. तो आधा इसका कितना हो जाएगा, 0.5. एक्सपैंड कितना में करना है, 10 mm डाया में, मतलब ये आधा 5 mm हो जाएगा. सो आई कैन से tan theta in this triangle is what, 0.5 upon small f, and same tan theta in this triangle is going to be 5 upon capital F. So this is what, 10 गुना हो गया ना. So
capital F is 10 times small f, and small f is 50, so it will be 500. So capital F is 500, right? And D will be 50 plus 500, so it is 550. So D is 550 and capital F is 500. So D is going to be the answer. The answer will be D. Tick. Okay. I hope everything is clear. Octal equivalent of 478 10 is, जैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हो ना, 2 से डिवाइड करते हो ना, इसमें ऑक्टल में जो है 8 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको कलेक्ट करते रहो. इससे आपका 478 है, सॉरी, हाँ, इसको जो ना 8 से डिवाइड करो. 8 से डिवाइड करोगे, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 7 8, 8 9 72, 6, फिर 8 से डिवाइड करो, 8 7 56, 3 रिमाइंडर हो गया 7. अब यहां से लिख लो 7 3 6 8, यही इक्विवेलेंट हो जाएगा. जैसे बाइनरी में तो यही करते थे ना, 7 3 6 8. या जस्ट कीप ऑन कलेक्टिंग रिमाइंडर्स. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं. Spherical ball of ice has radius r0 and is rotating with angular speed omega about an axis passing through center. At time t equal to 0, it start acquiring mass because the moisture around it start to freeze on it uniformly. Moisture उस पर जमा हो रहा है ना. Spherical ball of ice है r0 radius का, तो moisture जमा हो रहा है. ठीक है, around it start to freeze on it uniformly. मॉइस्चर फ्रीज करेगा तो रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस जो बढ़ रहा है उसका हिसाब दे रखा है तुमको, रेडियस किस हिसाब से बढ़ रहा है. रेडियस इज इंक्रीजिंग लाइक दिस. ठीक है, द कर्व विच बेस्ट डिस्क्राइब एंगुलर स्पीड. तो मॉइस्चर फ्रीज कर रहा है तो आई विल अज्यूम कि देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग, सो आई कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या आता है? स्फेरिकल बॉल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई इंटू ओमेगा. आई इज 2/5 mr². ओमेगा नहीं, एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो आई इज व्हाट, मतलब दिस इज एंगुलर मोमेंटम. सो आई थिंक सिंस देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग, so angular momentum will be conserved. I can conserve angular momentum. So angular momentum initially is, mass is what? Mass is density into 4/3 pi r0 cube into r0 square into omega, right? Initial omega. And now as the moisture settle on this spherical ball of ice, its moment of inertia keeps on increasing. Moment of inertia will be 4/3 pi r cube, और फिर r square भी हो जाएगा जैसे इसमें हुआ, into omega dash. So I think all these things will cancel out. So omega dash will be simply r0 5 upon r5 into omega, or you can say this is r0 5 omega, this is r0 plus. This is falling curve. It's not linearly falling, it's falling as the rate of 1/x5. So I think this should be the suitable curve. ये linearly fall नहीं कर रहा, मतलब
लिनियरली फॉल्स होता तो आर नॉट माइनस अल्फा टी ऐसा वाला एक्सप्रेशन होता है, 1/t⁵ है, इट विल बी लाइक दिस, राइट, इट विल सैचुरेट टू 0 आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो बी वुड बी द करेक्ट, बाकी तो सब स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये तो होगा ही नहीं, इनकेस तो हो ही नहीं रहा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, आई इंटू ओमेगा होता है ना, ठीक है, ओके। ये देखो क्या बोल रहे हैं 7वां, in one dimensional ensemble of n classical particle has energy, this is kinetic energy, this is potential energy, so average internal energy, देखो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग समझते हैं ना, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग उस टाइप समझते हैं, ट्रांसलेटरी या रोटेटरी इस टाइप का मान के, एक हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लगाएंगे तो वन डायमेंशनल मोशन है, तो ऑफकोर्स एक तो अगर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यूज करोगे तो लंबा डेरिवेशन है, बट यू हैव टू टाइप ऑफ एनर्जी हियर कमिंग टू पिक्चर, वन इज पोटेंशियल, अदर काइनेटिक एनर्जी। सो इफ यू यूज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यू विल हैव kT/2 for this energy and kT/2 for this energy, this can be derived, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर एक पार्टिकल का एनर्जी का बात करें, then I can say kT/2 for potential energy and kT/2 for kinetic energy, kT/2 for potential है, kT/2 for kinetic energy, तो टोटल जोड़ देंगे तो एक पार्टिकल का एनर्जी ये हो जाएगा इस kT, और n पार्टिकल है इट विल बी n kT। अब बोलोगे तो डिराइव करके भी हम बता देंगे, ठीक है, मतलब you can easily derive it in fact using law of equipartition, so it's n kT, ऑब्जेक्टिव एक नंबर का, ठीक है, इफ यू विश I'll derive it for you, ठीक है, अभी नहीं कर रहे, या तो किताब में देख लीजिएगा, सिंपल डेरिवेशन है, ओके। सो सी विल बी द आंसर। ये देखो 8वां, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ energy 320 nanometer falls on the photocathode with work function 2.1, the stopping potential is, तो पहले तो मैक्सिमम के ही निकाल लो, इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी है वो निकाल लीजिए, माइनस वर्क फंक्शन कर लेंगे, दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और उसको फिर ई से डिवाइड कर देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल जाएगा, है ना, बस फार्मूला यही होता है ना जी, एच न्यू हो गया तुम्हारा इंसिडेंट फोटोन का वर्क फंक्शन, एंड ई वी एस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये एनर्जी क्या है, इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा 1240 ईवी नैनोमीटर अपान 320, ना आ जाएगा 4×8 = 32 और 4×3 = 12, 31/8 कितना होगा 8×3 = 24 और 7 8×8 = 64 और फिर 8 से 56, 8×5 = 40, ये हो गया 3.875 EV, ठीक है। वर्क फंक्शन तुमको 2.1 दे रखा है, तो VS कितना हो जाएगा, ये भी EV में है, so EVS इज 2.1 घटा दोगे तो 1.775 EV, so VS is this only, volt 1.775 तो 1.8, ठीक है, इज इट ऑल राइट, जल्दी में तो नहीं है ना, नौवां क्वेश्चन देखिए, in an ideal operation amplifier depicted below the potential at node A is, देखो इसमें पोटेंशियल एट ए पूछा है तो ये तो वर्चुअल ग्राउंड से 0 ही आएगा, यहाँ पे देखो पोटेंशियल इज 0, सो हियर आल्सो इट विल बी 0,
हियर ऑल्सो इट विल बी 0, इसमें तो कुछ करने का तो है नहीं, बी विल बी द आंसर। भाई कैलकुलेशन करके देख लेना ये सही बैठेगा, नहीं कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये 0 है ना, ये आपको निकालना है, तो आई थिंक ये एसी टाइप का दे रखा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं दे रखा है, तो अगर इसको ऐसे इधर चूंकि 5 वोल्ट है तो करंट मस्ट बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तभी 5 वोल्ट होगा, ठीक है, and same current will flow in this direction. So this can happen only when this is minus, right? This is minus, this is grounded. This is in a way this is -1 volt, right? So the current would be 0 minus -1 by 5. So this current would be 1 by 5, right? So in that case, the potential over here will be 0 plus 25I, and this is 0 plus 25 into 1 by 5. 5 वोल्ट, तो यही दिया भी हुआ है, तो ठीक है 0 वोल्ट ही होगा, ऐसे भी 0 वोल्ट ही वर्चुअल ग्राउंड से यूज करेंगे तो आएगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा नीचे है बट इसी में देख लो। टू ऑपरेट ए एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन, द इमीटर बेस जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन विल बी रिवर्स बायस। इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है। कट ऑफ रीजन में इमीटर बेस कलेक्टर बेस दोनों ही जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस, एक सेकंड को, कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस, ठीक है, इमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस, ये आएगा ना। वी हैव दिस इज इमीटर, दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस, तो इमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है, ठीक है, तो ए विल बी द आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन 1 मार्कर थे, आगे जो 11 से 25 11 से 35 होगा 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए अब 1 से 10 कर लिया हम लोगों ने, अब 11वां चालू करते हैं हम लोग, 11 से 35 2 मार्क्स का होगा। देखो ये 11 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, the value of sigma rn sin n theta for r equals to 0.5 and theta equals to pi by 3 is, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ये जो आपका this is sigma rn sin n theta and n goes from 0 to infinity, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो समझो बात को, जो ई आई एन थीटा है या पहले ई आई थीटा समझो, आइलर फॉर्म बोलते हैं इसको, दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसका जब स्क्वायर इस पे पावर ले लेंगे so this will be cos theta plus, ठीक है, to the power n, चूंकि this ei theta to the power n is ein theta, so I can simply say this is equal to what, this is equal to cos n theta plus I sin n theta, समझ रहे हैं, ei n theta is going to be, इसको हम लोग पूरे को आर्गुमेंट ले ले n theta को, cos n theta plus I sin n theta, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ आर एन, नहीं ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट ऑफ r टू द पावर n e टू द पावर I n थीटा, e टू द पावर I n थीटा करोगे तो क्या आएगा, cos n थीटा प्लस I sin थीटा, और आर एन गुना करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, आर टू द पावर एन साइन एन थीटा, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आर टू द पावर एन साइन एन थीटा है, बट इसको लिखने से एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि ये एक तरह से क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट आर ई आई थीटा टू द पावर एन, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया, 1 प्लस आर ई आई थीटा प्लस आर स्क्वायर ई आई 2 थीटा प्लस आर क्यूब ई आई 3 थीटा, ऐसे करके
ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फार्मूला हम लोग को पता है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस दिस, राइट। अब वैल्यू पुट कर लो इसमें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आर और थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए इसको। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 0.5 और ई आई थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और थीटा आपका π/3 है, सो कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 is sorry 0.5 is 1/2 and cos π/3 is 1/2, sin π/3 is this, okay, समझ में आ रहा है ये चीज। so this is nothing but imaginary part of 1 minus 1/4 is 3/4 minus I root 3/4, or this will be written as imaginary part of 4 upon 3 minus I root 3। अब इसको नीचे जो है इसके कॉन्जुगेट से गुना कर दो to get the imaginary part, so the denominator will become real, denominator will be real, so I get 4 into 3 plus I root 3, and here we have 3 3 9 3 12, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस I अपॉन 1/√। so this is nothing but 1 upon √3। A is the correct answer, A is the correct answer, ठीक है। तो हमारा सा क्वेश्चन है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेंथी थोड़ा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। आगे चलें, ये देखो ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर गैप विड्थ है। टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ थिकनेस 5 सेंटीमीटर ईच and dielectric constant K1 and K2 respectively are inserted between the plates. The potential of 100 volt is applied across the capacitor as shown in figure, ठीक है। The value of net bound charge appearing at the interface of two dielectric is, काफ़ी देखो फेमस क्वेश्चन है, और जो थ्योरी हम पढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चन भी हम उसमें डिस्कस करते हैं। आप अगर ऑनलाइन कोर्स में तो लिए होंगे तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि कैसे हम लोग दो डाइलेक्ट्रिक के इंटरफेस से बाउंड चार्ज निकालते हैं, इसका काफ़ी कुछ डिस्कस किया है इनफैक्ट इसका, ठीक है। चलो इसको ब्रीफली हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो व्हेन यू कनेक्ट इट दिस विल गेट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सो दिस विल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ऑफ कोर्स दिस विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड। ये पॉजिटिव चार्ज जो आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, दैट Q विल बी इक्वल टू CV, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ, इफ यू हैव इन जनरल फार्मूला जान लो आप, इफ यू हैव टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो दीज आर द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड इफ यू हैव इनसाइड, ये मैंने डिराइव भी करवा रखा है, इफ यू हैव से n number of dielectric, if we have n number of dielectrics inside, फार्मूला लिखवा दे रहे हैं आपको, and so on, and suppose this is nth dielectric, and suppose this is D1, this is D2, this is D3, and this is Dn, and if suppose the
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2, यहाँ K1 K2 लिखा है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट. Then the formula says that the capacitance of such capacitor is epsilon naught A so on. ये याद रखो फार्मूला, ठीक है. ऑब्जेक्टिव का ज़माना है तो फार्मूला याद रखेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है. तो ये फार्मूला आप याद रखें इन जनरल. अब इस फार्मूला को यहाँ अप्लाई कर लेंगे हम लोग, इस फार्मूले को हम लोग यहाँ अप्लाई कर लिया जाए, ठीक है. तो कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए, and suppose this is D1 is 5 centimeter and this is D2, so it would be D1 upon K1, right. अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, okay. Now the charge will be what, CV, charge will be CV. So अच्छा, यहाँ पे D1 D2 they are same, they are equal, right, they are equal to 5 centimeter. So I can write something like this, epsilon naught A, और D1 ही ले लेते हैं, D2 is equal to D1 है, तो let's say this is D1 only and this will be K1 plus K2 and here also we have what, K1 K2, right. ऐसे लिखा जाएगा ना, D1 D2 आर इक्वल, तो D2 को मैंने D1 ही लिख दिया है, लिख दिया है, ठीक है. सो दिस Q विल बी इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A, लास्ट में फार्मूला वैल्यू पुट कर लेंगे सबका, एंड दिस इज D1 दिस, राइट. सो दिस इज द फ्री चार्ज, ये डाइलेक्ट्रिक को बिलोंग नहीं करता इसलिए इसको फ्री चार्ज बोलते हैं, या एक्सटेनियस चार्ज. So the surface density of free charge would be Q upon area, and this will be what, epsilon naught A1 A कट जाएगा, V upon this. This is your sigma. ठीक है. अब क्या करेंगे, आपको क्या निकालना, आपको बाउंड चार्ज का सरफेस डेंसिटी निकालना यहाँ पे इस इंटरफेस पे. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे P का, दिस इज P2. जिधर से फील्ड इंसिडेंट होता है उसको डायरेक्टिव नंबर 1 लेते हैं, और जिधर फील्ड इंटर करता है उसको डायरेक्टिव नंबर 2 लेते हैं, ठीक है. सो यू हैव टू अप्लाई दिस P2N, right, and P is perpendicular to interface, so the P2 is completely P2N and P1 is completely P1N basically, ठीक है. they are normal to interface. जिस भी इंटरफेस पे हम लोग को, जिस भी सरफेस में हम लोग को बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालना होता है, उस सरफेस को हम लोग दो डायरेक्ट्रिक इंटरफेस के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है. तो इसको हम लोग दो डायरेक्ट्रिक इंटरफेस के फॉर्म में देख रहे हैं. तो P2N is nothing but P2 only and P1N is nothing but P1 only. अब P1 P2 निकालिए. P1 P2 कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या मालूम है, आपको बाउंड चार्ज का आइडिया नहीं है, ठीक है. बाउंड चार्ज का आइडिया के लिए आपको P1 P2 निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो बाउंड चार्ज का यू हैव द आइडिया ओनली फ्री चार्ज. सो फ्रॉम द फ्री चार्ज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी वेक्टर. आप डी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है. आप डी वेक्टर निकाल सकते हो. डी वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो, हाउ विल यू फाइंड डी वेक्टर. यू हैव काफ़ी देखो फेमस केस है ये. दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक 1 and this is your डाइलेक्ट्रिक 2. Now what you will do, you will take a Gaussian pillbox, and here this is S1. Gaussian pillbox is cylinder kind of surface which consists of two base and one curved surface, and you will be applying this formula d dot n ds. This is Gauss law of d vector. So the Gaussian surface S consists of it's a cylindrical surface, cylindrical Gaussian surface
which consists of two bases and one curved surface. So the surface integral over S is nothing but surface integral over S1, surface integral over S2 and surface integral over S3. And D is what? D is epsilon naught epsilon RE. So D and E, they will lie in same direction. So your D will be what? D will be in this direction, right? And inside the conductor your E is 0, so your D is 0. So on S2, D is 0, so it will kill the whole integral. And on S3 what do you have? Your N is in this direction, D is in this direction, so they are perpendicular to each other on whole S3, so D dot N will be 0. And on S1 your D is in this direction, your N cap is in this direction, so D dot N is nothing but D. D dot N is D. And since you have reflection symmetry in the free charges, so D is going to be same at each and every point on S1, so this is nothing but ds, where S is this surface, right? And this S is same as this surface, area of this surface. So what is the charge enclosed? That is equal to sigma into S, because if S is the surface area of this base, the charge enclosed, the amount of charge enclosed will be sigma into this A, this and this will be same. If this is S, this is also S, right? इतना ही free charge enclosed है ना. So I can say D is S, D is sigma, sorry. D is equal to sigma. And in fact, if I take this kind of Gaussian surface, then I get D equal to sigma in the second dielectric also. First dielectric also and second dielectric also. I can say the same thing. या तो ऐसा Gaussian surface ले लो, and you can conclude that D in a second dielectric will also be sigma, because charge enclosed is going to be same, right? Or you can use this boundary condition also. D2n minus D1n is sigma F. And since there is no free charge at the interface of two dielectrics, so sigma F is 0. We are applying this boundary condition on this surface, the interface of two dielectrics. So at the interface of two dielectrics, you don't have the free charge, because free charge does not arise out of itself. It is given from outside. That's why it's called extraneous charge also. Free charge अपने आप नहीं आता है, बाहर से देना पड़ता है. जैसे बैटरी आपने लगा दिया, so it's a way of giving a free charge on the capacitor plates, right? So from here I can simply get D2n is D1n, and D2n is nothing but D2, and D1 is nothing but D1. So D2 and D1 are same, right? So from here we get that D1 equals to D2 equals to sigma. D1 equals to D2 equals to sigma. So we have D2 equals to D1 equals to sigma, right? So yeah, E2 is what? E2 is D2 upon epsilon naught epsilon R2. So this is nothing but D2 upon epsilon naught K2. Epsilon R2 is K2, right? And similarly, E1 is D1 upon epsilon naught epsilon R1, or you can replace D2 with sigma. Sigma upon epsilon naught K2, and this is sigma upon epsilon naught K1, right? And your P2 is what? P2 is epsilon naught epsilon R1 minus 1 E2, sorry, epsilon R2 minus 1 E2, or we can write epsilon naught, epsilon R2 is nothing but K2 minus 1, and E2 is what? Sigma upon epsilon naught K2, or you can simply say is K2 minus 1 upon K2 sigma, right? Similarly, P1 is K1 minus 1 upon K1 sigma, right? So we will use it over here. So what do we get? We get what? K2 minus 1 upon K2 sigma minus K1 minus 1 upon K1 sigma equals to minus sigma B, right? Okay.
So what do we have? 1 by K1 minus 1 by K2, sigma is minus sigma B. Our sigma B is nothing but 1 by K2 minus 1 by K1 into sigma, or you can say 1 by K2, and sigma is what? Epsilon naught epsilon naught कहाँ से आ गया? Yeah, epsilon naught is there, yes. yeah, epsilon naught is there. Okay, ये epsilon naught गुना होगा. ठीक है, C में epsilon naught. So epsilon naught K1 K2 V D1 K1 plus K2. Okay. So this is K1 minus K2, K1 plus K2, and this will cancel out. This is epsilon naught E upon D1. So sigma B is what? This is K1 2 minus 4, 2 plus 4, epsilon naught. V is what? V is 100 volt. And D1 is 5 centimeter, which is 5 upon 100. 100 will go up. So we have minus 2 by 6, which is minus 1 by 3. So we have 5 B 2500 2000 upon 3 epsilon naught. Yes. So this is your answer. A is your answer. ठीक है, चलेगा? ओके. ये देखो 13वां क्वेश्चन. The electric fields of two light sources with nearby frequency omega 1 omega 2 and wave vectors k1 and k2 are expressed as this: E1 equals to E1 naught I cap e to the power minus I k1 z minus omega t, E2 is E2 naught I cap e to the power minus I k2 z minus omega t respectively. The interference pattern on the screen is photographed as at t equal to t naught, where this is your, this is what? This is basically phase difference. ये देखो phase है. This is phase. So you see, if this is phi 1, phase of the first, this is phase of the second, so this is nothing but phi 1 minus phi 2. Is it not? This is phi 1 minus phi 2, phase difference. So for this pattern, bright fringe कब होगा? When this is 2n pi. अगर इसको थीटा से डिनोट करते हो, then for 2n pi cos theta will be plus 1. ये तो गलत है. If I denote it by theta, जो से यहाँ थीटा से डिनोट किया ना, so you'll have, ये जो 2n pi के बराबर होगा तब जाके ब्राइट फ्रिंज होगा, मतलब इंटरफेरेंस मैक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो for 2n pi cos of theta will be 1. So this is incorrect. और ब्राइट फ्रिंज में आप ध्यान दो, जब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो भी एम्पलीट्यूड है आफ्टर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इफ एम्पलीट्यूड हियर इज a1, पहला वेव का एम्पलीट्यूड a1 है, a1 e to the power I phi 1, and this psi 2 is a2 e to the power I phi 2. So you might have learned that in case of constructive interference, I max is this, I is this, and in case of destructive interference, you have I min, and that is this. So when you have maxima, the intensity is not just I1 plus I2, it's basically I1 plus I2 plus some extra term, that is 2a1 a2 cos delta, where delta is the phase difference.
समझ में आ रहा है? ये तो पढ़े होंगे आप लोग. तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. In case of interference maxima, the intensity does not get simply added. You have such a case in case of particles, but the waves behave differently. Waves behave differently. The intensity is I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2, that is A1 A2 cos delta, where delta is the phase difference. So you have phase coming into picture, and here the waves behave differently from the particle. यहाँ पे wave का behavior जो है ना वो थोड़ा पार्टिकल्स के केस में अलग है. पार्टिकल के केस में मान लो व्हाइट बोर्ड है, इसमें हम इफ आई थ्रो द सैंड पार्टिकल, इफ आई थ्रो 10 sand particle per unit area per unit time, and a person from that side is throwing say 5 sand particle per unit area per unit time, right? So if I and that person they throw the sand particles simultaneously, then intensity will be 10 plus 5. You have 15 sand particle per unit area per unit time. So that's the case of particle. But in case of wave, it's different. You shine a light, coherent, a monochromatic light, and from that side you shine a light. So the way they will interfere each other will depend on their phases. If they are in phase, the intensity will be I1 plus I2 plus some extra term. If they are out of phase, the intensity I1 plus I2 minus something, right? So it's A1 plus A2 whole square, A1 minus A2 whole square. So B is also incorrect. ब्राइट फ्रिंज के केस में द इंटेंसिटी विल बी E1 नॉट प्लस E2 नॉट का होल स्क्वायर, नॉट E1 नॉट होल स्क्वायर प्लस E2 नॉट होल स्क्वायर. डार्क फ्रिंज, you have the dark fringe when destructive interference is there. So this is, you have the dark fringe when this is 2n minus 1 pi, and in that case cos theta is minus 1. So this is also incorrect. Dark fringe intensity is given by this. This is correct. I told you this is A1 minus A2 whole square. I mean, in case of destructive interference, your intensity is A1 minus A2 whole square. Are you getting my point? Clear है? 14th question देखो क्या बोल रहा है. A solid metallic cube of heat capacity S is at temperature 300 Kelvin. It is brought in contact with a reservoir. Reservoir क्या होता है? If you take heat from that or you put heat into this, the temperature remains same, right? That's called reservoir. Its source or sink is called reservoir. If the heat transfer takes place only between reservoir and the cube, the entropy change of the universe after reaching the thermal equilibrium is. देखो reservoir I told you the temperature will remain same. Heat lose करने से या हीट गेन करने से उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता. इट्स अ सी ऑफ हीट एनर्जी यू कैन से. थोड़ा सा पानी निकाल लो या पानी डाल दो समुद्र में, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही कुछ ये रिजर्वायर होता है. तो आप मेटालिक क्यूब को रिजर्वायर के कांटेक्ट में लाएंगे तो मेटालिक क्यूब कब तक हीट होता रहेगा? जब तक कि उसका टेम्परेचर 600 केल्विन तक ना पहुंच जाए. जब तक कि उसका टेम्परेचर 600 केल्विन तक ना पहुंच जाए, ठीक है. तो उस प्रोसेस में कितना ये हीट गेन करेगा? The heat gained by this solid cube will be what? Heat capacity दे रखा है S into delta T. So delta T is what? 600 Kelvin minus 300 Kelvin. So it will be 300 S. And if I talk about the entropy change of this solid metallic cube, this will be what? Integral dq by T. And dq is what? S dt upon T, and T goes from 300 Kelvin to 600 Kelvin. So it will be S log T, and this is 300 Kelvin to 600 Kelvin. So this is S ln 2. Log भी लिख सकते हो, ln भी लिख सकते हो. Log में अगर base define नहीं करो, it is taken as ln only, right? S ln 2. So S ln 2 is nothing but, I can say S ln 2 is 0.693. Yes. और रिजर्वायर का इंट्रोपी चेंज, रिजर्वायर क्या कर रहा है? हीट लूज कर रहा है. कितना हीट लूज किया? इतना हीट लूज किया with no change in temperature. So in case of reservoir, it would be this, and in case of reservoir, the temperature does not change. So you have this, and T is 600 Kelvin. And heat is lost, so integral dq will be negative minus 600 S. क्योंकि heat lose कर रहा है ना, तो
sorry, not minus 6, 300 S. So this will be minus 0.5 S. So if I talk about the entropy change of the universe, this will be entropy change of the universe, the system plus surrounding, is entropy change in the cube and entropy change in the reservoir. So cube is gaining heat, so entropy change is positive, and reservoir loses heat, entropy change is negative. So it is 0.693 minus 0.5. So it is 193 S. Right? So this will be correct answer. Yes, I answer it. Clear? Are you getting? ठीक है? Is it all right? Okay. 15th question देखो. तीन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. If the surface integral of field over the closed surface of arbitrary unit sphere is to be 0, the relation between alpha, beta, gamma is, you have what? Surface integral of A over a closed arbitrary unit sphere, closed sphere, and the function, vector function is continuous, and it is continuous, it's kind of polynomial function. So polynomial functions are continuous over the finite region of the space, not continuous at infinity, but over the finite region is always continuous, and it is having continuous first partial derivative also. Continuous first partial derivative at each and every point inside the unit sphere. Okay, so if such a condition holds good for the vector function, the Gauss divergence theorem applies. So Gauss divergence theorem is this. And since it is 0 for any arbitrary sphere S, जैसे हम अगर बोलते हैं ना कि भाई f dx 0 है, so I cannot say f is 0, but if I say f dx is 0 for any value of a and b, a b कुछ भी ले लो, f dx is 0, then that means f is 0. So since this volume integral is 0 for volume enclosed by any arbitrary closed unit sphere, whatever be the location, since this integral, ऐसे ये 0 होगा तो हम नहीं कर सकते del dot a is 0, but if this volume integral is 0 for volume enclosed by any arbitrary closed unit sphere, if such a case holds, then that means integrand has to be 0. So integrand has to be 0. So del dot A is 0. And what is del dot A? The formula goes like this. Right? So this is your AX. So partial derivative of this AX with X is 2 alpha. Partial derivative of AY with respect to Y is beta. And partial derivative of AZ with respect to Z is minus 3 gamma. So कौन सा होल्ड कर रहा है बताओ? 6 से डिवाइड कर दो तो शायद एक आंसर मैच कर जाएगा. I think this is matching answer. ठीक है? B is correct answer. B is your correct answer. ठीक है? Is it all right? ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 16. The moment of inertia of a disk about one of its diameter is Im. The mass per unit area of the disk is proportional to distance from its center. If the radius of the disk is r, its mass is m, then the value of Im is. अच्छा,
आपको एक डिस्क दिया हुआ है, दिस इज द डिस्क, और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, सपोज दिस इज द डायमीटर, इस डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो im है, ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज im, ठीक है। अब बोल रहा है जो मास पर यूनिट एरिया है, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, im जो होगा, अगर हम ये निकाल लें, इफ आई फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट, देन im विल बी हाफ ऑफ दैट फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये मान लो this is also im, all the diameters are equivalent, so if this is the moment of inertia about the perpendicular axis I, then from the perpendicular axis theorem, if I call this x axis and this as y axis, hang हो गया है, so this is your this is im, so this is the x axis, this is y axis, then from perpendicular axis theorem you know that ix plus iy is iz, ठीक है, and ix is im, all the diameters are equivalent, so if the moment of inertia about one of its diameter is im, moment of inertia about every diameter is going to be im, so iz, so im is nothing but iz अपॉन 2, तो iz निकाल लेते हैं, iz निकालना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है, और उसका हाफ कर लेंगे, देन आई विल गेट im, so let's find iz, z is this, iz निकाल लेते हैं, iz is twice of im, और iz का फार्मूला क्या होगा जी, iz will be simply r square dm, right, I can take a, say this is theta, this is d theta, this will be r d theta, this will be dr, so I take an element, this element which is having what, which is having the area r d theta into dr, so dm can be written as what, r square sigma ds, and the surface element ds is nothing but sigma is kr, I don't know what is k, and ds is r d theta dr, and the limit of theta is, it will go from 0 to 2 pi, and r will go from 0 to capital R, so this will be what, theta तो कहीं है नहीं, तो integral d theta will be theta only, so it is 2 pi, k भी बाहर ले लें, ये क्या आ जाएगा, r4 dr, ठीक है, और लिमिट 0 टू r हो गया, सो इट इज 2 पाई k r4 by 4, और यू कैन से इट इज नॉट r4, r5 ना, सो इट इज 2 पाई k r5 by 5, बट वी डोंट नो k, वी डोंट नो k, तो k निकालना पड़ेगा हम लोग को, k निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन, मास इज m, मास इज m, यहां से हम लोग k निकाल सकते हैं, देखिए मास m क्या होगा, मास m इज इंटीग्रल ऑफ dm, एंड dm इज नथिंग बट सिग्मा ds, सो सिग्मा इज व्हाट, kr, एंड ds इज r d थीटा dr, दो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है तो दो इंटीग्रल साइन हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, 2 पाई k और r स्क्वायर dr क्या हो जाएगा, r स्क्वायर dr इज गोइंग टू बी r क्यूब बाई 3, राइट, सो फ्रॉम हियर वी गेट 2 पाई k as 3m by r क्यूब, इसको यहां रिप्लेस कर दो, 2 पाई k as 3m by r cube, r5 by 5, so it is 3 by 5 mr square,
and Im is Iz by 2, so it is 3 by 10 m r square. This will be the answer. C हो जाएगा, आंसर will be C. Clear है? Any problem? Okay. So it is 3 by 10 m r square. It's a question based on finding moment of inertia and also your knowledge of perpendicular axis theorem. आप perpendicular axis theorem कितना जानते हैं उसका भी knowledge ये चेक कर रहा है, ठीक है. ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. 17वां नंबर क्वेश्चन है. A rigid uniform horizontal wire PQ of mass m pivoted at point P carries a current I. It rotates about with a constant angular speed in a uniform vertical magnetic field B. If the current were switched off, the angular acceleration of the wire in terms of BMI is. समझो थोड़ा बात को, क्या बोल रहा है. आई करंट फ्लो कर रहा है. आई करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे होते हुए, यहां से होते हुए ऐसे फ्लो कर रहा होगा. दिस इज योर आई. मतलब आई जो करंट फ्लो करेगा भाई वो कैसे जाएगा? आई होगा, यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से फिर ऐड हो जाएगा. आई करंट, ठीक. I current would be flowing in this direction. ठीक है. अब एक चीज समझो, ये जब I current PQ में फ्लो करेगा, when I current will flow in PQ and PQ is lying in the external magnetic field. PQ is lying in the external magnetic field, uniform vertical magnetic field. Magnetic field is direction में, ठीक है. So you have if I draw PQ over here, this is PQ. And current I is flowing in this, and you have the magnetic field B in upward direction. So this current carrying conductor will interact with the external magnetic field and will experience a force. That force will be given by what? If I take this dl element, then that force would be df equals to I dl cross B. Direction of dl lies in direction of I. ठीक है, ये कन्वेंशन है, इसी बेस पे फार्मूला डिराइव हुआ है. ठीक है, इसका डेरिवेशन ही मैंने करवा रखा है लॉरेंज फोर्स से. थ्योरी में जब पढ़ाया मैंने, उसमें क्या बोलते हैं हम ऑनलाइन कोर्स में, तो इसको मैंने डिराइव भी कर रखा है. हाउ इट कैन बी डिराइव फ्रॉम लॉरेंज फोर्स दैट इज क्यू वी क्रॉस पी. ठीक है, उससे डिराइव हो जाता है. इट्स अ लॉरेंज फोर्स बेसिकली. It's a Lorentz force only. The current in the conductor consists of the moving charges, and those moving charges under the presence of external magnetic field will experience a force, and that force on moving charge translates into force on the conductor, right? It's basically force on the moving charge which give rise to this force on conductor, right? Okay, so I'm not going into that. So I dl cross B. So इसका direction क्या होगा? dl is lying in this direction, B is in upward direction. dl is lying in this direction, करंट का डायरेक्शन में. अब b अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो dl के डायरेक्शन में फिंगर्स रखिए. क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ऐसे निकालते हो ना, पहले वेक्टर के तरफ आप राइट हैंड के चारों फिंगर्स रखते हो, और दूसरे वेक्टर जो b है, दूसरा वेक्टर, उसकी तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब किधर जाएगा? इनवर्ड. थंब विल बी इनवर्ड. ठीक है, थंब विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन. और dl और b परपेंडिकुलर है, तो अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो df विल बी I and dl is into b, right? ये आ जाएगा. अब देखो ये एंगुलर स्पीड, इट इज रोटेटिंग. ठीक है, तो ये p के अबाउट, p पाइवट है, p के अबाउट रोटेट कर रहा है. q वाला जो पार्ट है ना, पूरा रॉड जो है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है. तो हम एक काम करते हैं, इस df की वजह से pq पे टॉर्क क्या लगेगा वो निकाल लेते हैं. What will it torque on this rod PQ because of this df, right? इस large force की वजह से क्या टॉर्क लगेगा? So dτ is what? dτ is your
if I take this as L, so deta is going to be L into, चूँकि df इनवर्ड डायरेक्शन में है और जो pivot से इस पॉइंट P के अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं. Suppose the distance of this dl from P point is L, then the torque because of this df would be L into df, because ये r का डायरेक्शन r क्रॉस f होता है, तो r का डायरेक्शन f का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, so r क्रॉस f is rf, right? So r is L and df we know this, right? So this will be I b L dl and L goes from, लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, कैपिटल L मान लेते हैं. सो दिस विल बी आई बी एल स्क्वायर बाई 2. सो दिस इज द टॉर्क. ठीक है, दिस इज द टॉर्क. अब एक चीज समझो, ये टॉर्क लगते हुए भी जो रॉड है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है. अच्छा, टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, ये टॉर्क जो है इसका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, डीएफ इनवर्ड. ठीक है, तो तब भी ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है. इसका मतलब है इस टॉर्क का एक काउंटर बैलेंसिंग टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में भी लग रहा होगा, जिसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. जितना ये टॉर्क लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक टॉर्क लग रहा होगा, जिसका डायरेक्शन, मतलब ये अगर इस टॉर्क इस डायरेक्शन में है, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन हो गया ना, एक तरह से अपवर्ड हो गया, सॉरी. तो मतलब अगर ये टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो टॉर्क को दो तरीके से हम लोग डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. एक तो हो गया आर क्रॉस एफ किए तो आर आपका इस डायरेक्शन में है, एफ इनवर्ड है तो आर क्रॉस एफ अपवर्ड हो गया. दूसरा तरीका ये होता है कि ये टॉर्क किस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन कॉज करेगा, उससे भी हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं. तो एक टॉर्क आपका इनवर्ड इस डायरेक्शन में है तो एक दूसरा टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में भी लगेगा. ठीक है, तभी ना वो इक्विलिब्रियम में होगा, बिकॉज ये दे रखा है, इट्स मूविंग कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, दैट मींस द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम. So apart from this Lorentz force, we have one more torque acting. Apart from this Lorentz, the force due to Lorentz torque, we must have one more torque acting, which will be equal in this, equal to this, and opposite in direction. ठीक है, तो अब अगर मान लो कि आप करंट स्विच ऑफ कर दोगे, then this will vanish. बट जो काउंटर बैलेंसिंग टॉर्क है, जो मैग्नीट्यूड वाइज इसके बराबर ही है, वो तो एक्ट करता रहेगा. ठीक है, वो तो एक्ट करता रहेगा. ये जो लॉरेंज फोर्स है वो वैनिश कर जाएगा ऑफ कोर्स, बट जो काउंटर बैलेंसिंग टॉर्क है, जो रॉड को इक्विलिब्रियम में रख रहा है, वो तो एक्ट करता रहेगा. लेकिन अगर ये वैनिश कर जाएगा तो वो काउंटर बैलेंसिंग टॉर्क जो है इसको एक्सेलरेट कर देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कॉज कर देगा. एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, आई इंटू अल्फा, where I has to be calculated about the end point, which we know it is ml square by 3 into alpha. So L square will cancel out. So alpha will be 3 bi by 2. So C would be the answer. C would be the answer. C answer हो जाएगा. ठीक है, चलेगा. आगे चलें. ये देखिए क्या बोल रहा है. 18वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. 2 point N and S are located in northern hemisphere and southern hemisphere respectively on the same longitude. The projectile P and Q are fired from N and S towards each other. Which of the following option is correct for projectile as they approach the equator? देखो इसका थ्योरी में मैंने बता रखा है आपको कि when you have something moving in the northern hemisphere, it experiences a Coriolis force towards right, and if something is moving in southern hemisphere, then it experiences a Coriolis force towards left. तो कोई भी अगर even river is flowing in northern hemisphere, it will feel a deflecting force towards right. ठीक है, तभी रिवर्स जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है अपने राइट बैंक को ज़्यादा कट करता है. इंडिया में जो रिवर है वो अपने राइट बैंक को ज़्यादा, दाहिना किनारे को ज़्यादा कट करेगा. ठीक है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में है दे विल कट द लेफ्ट बैंक मोर. ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है आपको. सो इफ यू हैव अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम N
एंड यू हैव ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम एस। तो एक प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया पी एन से और इसको थ्रो किया क्यू एस से। तो ये राइट के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विच विल मेक इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी द राइट। राइट मतलब जिधर से वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपना सिर रख दो और उसके राइट के डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन होगा। और इधर क्या होगा, इधर सदर्न में से लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। तभी देखो जो विंड्स ब्लो करता है, अगर जैसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जाएगा तो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगा, और जैसे इक्वेटर क्रॉस करेगा राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करेगा राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाता है। इसको हम लोग क्या फेरल्स लॉ ज्योग्राफी का लोग बोलता है, बट ये कोरियोलिस फॉर्स से एक्सप्लेन हो जाता है। तो ये P जो है वेस्टवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, Q भी वेस्टवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, दोनों ही वेस्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाएगा। बोथ P एंड Q विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट। इसको काफ़ी अच्छे से मैंने मतलब डेरिवेशन करके एक्सप्लेन कर रखा है थ्योरी में, जो ऑनलाइन कोर्स में वो देखिए इसको, है ना। बाकी ऐसे याद रखिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इफ बॉडी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन द अर्थ सरफेस इट विल हैव अ राइटवर्ड डिफ्लेक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कोरियोलिस फोर्स, and if a object is moving in southern hemisphere then it will have a leftward deflection which can also be explained by Coriolis force. ठीक, so I won't go further into detail. ठीक है बाकी इस पे तो पूरा घंटा लग जाएगा, इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाए तो। ये हो गया 19वां करना। क्या हो रहा है, हाँ ये देखो क्या बोल रहा है। Two particles A and B of mass m and particles C of mass capital M are kept on x-axis in the order A, B, C. The particle A is given velocity vi cap. Consequently, there are two collisions. Both are completely inelastic. If the net energy loss because of the collision is 7/8 of the initial energy. अच्छा, the value of mass m is, डायग्राम हमेशा बनाना चाहिए, है ना। तो आपका क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल m जो है, सॉरी a जो है वो यहाँ, b मान लो यहाँ है और c मान लो यहाँ है। a और b जो है मास m का है, ठीक है, और c जो है कैपिटल M का है। अब क्या हुआ, पार्टिकल a को वेलोसिटी v दे दिया, मान लो ये x डायरेक्शन है, इसे वेलोसिटी v दे दिया। अब ये a क्या करेगा, b के साथ इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली कंप्लीटली इनइलास्टिक। कंप्लीटली इनइलास्टिक में दो बॉडी स्टिक कर जाते हैं एक साथ, दे कम टुगेदर एंड दे रिमेन टुगेदर। A collision between two particles A and B is said to be completely elastic if A collide with B and then remain together even after collision. और उसको सिंपल भाषा में बोलते हैं they stick to each other। मतलब stick to each other, stick मतलब होता है कि गम वम नहीं है, मतलब they remain together, right? तो A और B they undergo inelastic collision and then A और B inelastic collision हो जाएगा, तो they will form a particle which is having mass 2m and suppose it is having velocity v1. So if I apply linear momentum conservation on the system of A and B, then initially the linear momentum is mv and finally the linear momentum will be mv1. So from here I get v1 equal to v by 2, right? Now this particle 2m is moving and it encounters a particle C of mass capital M. अब फिर ये inelastic collision हो रहा है, completely inelastic collision हो रहा है, so they will form a mass of what, 2m plus capital M, right? And suppose it move with velocity v2. Now what I can do is I can apply linear momentum conservation. Linear momentum is conserved whether it is elastic or inelastic. So I apply linear momentum conservation of this system. Then the linear momentum before collision is 2m v1 and after collision the linear momentum is 2m plus capital M v2, and 2m v1 is nothing but mv, see from here. Or you could have applied linear momentum conservation to the whole system of A, B and C, right? You would have got the answer. So it is mv and 2m plus m v2,
नहीं, अगर पूरा एक साथ भी अप्लाई करते हैं तो यही इक्वेशन आ जाता ना। सो V2 द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल वुड बी mv अपॉन 2m प्लस m, सॉरी V2 is राइट। अब क्या बोल रहा है, जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो 7/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू है। तो आफ्टर ऑल द कोलिजन हैज टेकन प्लेस, व्हाट वुड बी द KEF? KEF would be 1/2, the total mass is 2m plus m into V2 square. V2 square is what? M square V square and 2m plus capital M. So this would be simply and this is what? Loss in energy is 7/8 of the initial value. So that means KEF, loss of energy is this KEI minus KEF, and this is what? 7/8 of the KEI. So you can say KEF is nothing but KEI minus 7/8 KEI, so that is 1/8 KEI. So this is equal to 1/8 of the KEI, that is mv square. So I can say this is equal to what? M square V square cancel out, एक m कट जाएगा. So you have 2m और m is 2m. D is the correct answer. एक बार थोड़ा आंसर भी देख लेते हैं, मैच हो जाएगा. क्या पूछा है? सॉरी, ये गलत हो गया है. 1/8 ऑफ द KEI 6m आंसर है. आई थिंक यहाँ हम गलती कर दिए हैं. 1/8 ऑफ द KEI, तो KEI इज व्हाट? 1/2 mv स्क्वायर ना. 1/8 mv स्क्वायर लिख दिया है. ये कट जाएगा, ठीक है, ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या? 8m हो जाएगा. समझ रहे हो ना, गलत कर दिए थे. सो m वुड बी 6m. ठीक है, ये आंसर आ जाएगा. B वुड बी द करेक्ट आंसर. B वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, B सही आंसर आ जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. ये 20वां नंबर क्वेश्चन. The line TL A dot dl of a vector field Ax y equals to 1/r square minus yi plus xj, where r is under root x square plus y square, is taken around a square whose side is unit length. Side का length जो है 1 unit है, ठीक है, and centered at x0 y0 with x0 and y0 both are more than 1/2. यहाँ ये सेंटर है और x0 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस. ये भी 1/2 से अधिक है. और y0 इज डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ये भी 1/2 से अधिक है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑरिजिन है वो कभी भी ये 1/2 होता है और ये 1/2 होता है, हाफ, कि यूनिट लेंथ का है. इसका मतलब है कि जो ऑरिजिन है, ये जो ऑरिजिन है 0 0, वो कभी भी इस स्क्वायर के अंदर नहीं होगा. ऑरिजिन विल नेवर बी इनसाइड द स्क्वायर. ठीक है, ऑरिजिन कभी भी स्क्वायर के अंदर नहीं होगा. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है. सिग्निफिकेंस ये है कि क्योंकि आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल, दैट इज A dot dr.
अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। अगर फंक्शन वेक्टर फंक्शन जो है आपका सिर्फ 2 डायमेंशनल वेक्टर टाइप का है, सिर्फ x और y इन्वॉल्व करता है, तो द स्टोक्स थ्योरम बेसिकली reduces to Green's theorem, right? Stokes theorem basically reduces to Green's theorem. So this is minus y dx upon r square and और r का वैल्यू पुट कर लो, सिंपल रहेगा थोड़ा। So it is minus y and x right. So this reduces to Stokes theorem. Stokes theorem says what? I will call it m and I will call it n. So m dx plus n dy is basically dn by dx but remember this is valid only when actually ये कहाँ, ये this is Green's theorem basically, Green's theorem, and this is the special case of Stokes theorem. Special case of Stokes theorem, basically Stokes theorem says that you have A dot dr is del cross A dot n ds, and this is valid only when A is a continuous function, A is continuous function and should have continuous first partial derivative at each and every point in the region bounded by S or in the region bounded by C. This is valid only when A is a continuous function and should have continuous first partial derivative at each and every point lying inside C. Only then this holds good. And basically this gives to this when A involves only x and y or I cap and j cap only, because del cross A is what? Del cross A is, see, I cap, j cap, k cap, and this is d by dx, d by dy and d by dz, and we have only ax and ay, we don't have az, right? We don't have az. So if I take I cap, this will be 0 and this will be 0. Acha, ax and ay do not involve z variable also. If ax and ay is a function of x and y only and az is 0, then this reduces to nothing but, this reduces to your I cap and j cap component would be 0, you can see that, and you will have only this. Right? So that's what we have done here. This is n, this is m, m I cap plus n j cap. Right? This is basically k dot, k vector, and your n cap is also in your k direction. Then in that case it will be so. Okay, so it reduces to this basically, right? And ds is dx dy. If you have a plane, if you have a plane curve and the surface enclosed is a part of xy plane, so for xy plane your n cap will also be in k direction. So k dot k will be 0. And for a plane surface, your ds is dx dy. So that's what I mean to say is Stokes theorem reduces to Green's theorem if A involves only ax and ay, no az, and ax and ay do not contain z, right? So in that case, this will reduce to this. But this happens only when A is a continuous vector. A is a vector function which is continuous and should have continuous first partial derivative at each and every point inside C. Why am I emphasizing on this? Because you see this function m and n, your A vector is what? A vector is nothing but m I cap plus n j cap, right? So m and n function, you see, they are well behaved function except origin. At origin they blow up. At origin they blow up, right? But fortunately your origin does not lie in this region. So the Green's theorem is based on a condition that A should be continuous and should have continuous first partial derivative in the region bounded by this C. So this region luckily do not contain origin, so they are nice function. Had it contained origin, they would not have been a nice function. In that case, Green's theorem may not have been applicable. We would have to do some manipulation, right? Origin अंदर लाई कर जाएगा
और ये फंक्शंस ब्लो कर रहे हैं, दे आर गोइंग इन्फिनिटी, then there are some ways of applying Green's theorem, but that involves like enclosing the origin by some well behaved curve and then doing that. Okay, that's a different thing. Okay, so here we are safe, the origin is lying outside, right? So origin lying outside, so we can say this. Okay, now let's calculate dn by dx and dm by dy. So we have this is m, this is n. So what is dn by dx? So n is x by x square plus y square. So it will be, this would be x square plus y square, and then we have x square plus y square, and then we have x into 2x. So this will be y square minus x square plus y square. And dm by dy, y, this is, so this is minus x square plus y square, and then we have plus y minus y will be plus y. So this will be what? Y square minus x square. So these two partial derivatives are equal. So this becomes 0, right? It becomes 0. So L is independent of x0 and y0, its value is 0. Yeah. x0 y0 depending. Its value is 0. Its value is 0. Right. But this is having dual meaning. Basically, it depends on the position of x0 and y0. x0 y0 अगर 1/2 से less हो जाएगा, फिर there will be a problem. Right. So, but still answer तो 0 ही है ना? So it doesn't depend. It depends on location of x0 and y0. Okay, ठीक है, C answer हो जाएगा, ठीक है? Okay. So we are left with 15 question now. 35 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखो 21 नंबर क्या बोल रहा है? Diamond lattice can be considered as combination of two FCC lattices displaced along body diagonal by 1/4 of its length. There are 8 atoms per unit cell. The packing fraction of diamond structure is, मतलब FCC lattice है, मतलब it is seen as combination of two FCC lattice with the two lattices displaced by 1/4 of the solid diagonal, जो body diagonal है. मैंने ये इंटरनेट पे निकाल भी रखा है आपके लिए डायग्राम. ये देखिए, ये डायमंड स्ट्रक्चर है, ये आपका डायमंड स्ट्रक्चर है, और जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि it is seen as two FCC lattice with the two lattice displaced by this. ये जो है डिस्टेंस जो आपका है, that is 1/4 of the, this is equal to 1/4 of the body diagonal. ये लिखा है ना, बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होता है? √3 है, ठीक है? एंड दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस वुड बी इक्वल टू, ये तो लैटिस पॉइंट दिखा रखा है, एटम जो होगा तो कुछ ऐसा एटम रहेगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? R और R, दैट इज इक्वल टू 2R, ठीक है? दैट इज इक्वल टू 2R. सो R विल बी इक्वल टू √3/8A. R will be equal to √3/8A. अब अगर पैकिंग फ्रैक्शन का बात करें तो ये बता रखा है कि 8 एटम पर यूनिट सेल है. FCC जो यूनिट सेल है उसमें 8 एटम्स पर यूनिट सेल है. तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स विल बी व्हाट? 8 into 4/3 πr³, ठीक है? और जो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बी A³. So this will be the packing fraction. Packing fraction will be the volume occupied by the atoms inside unit cell upon the volume of the unit cell. अब इसका वैल्यू निकालना है तो R इक्वल टू √3/8A कर लो. क्या आ जाएगा? 8 into 4/3 पाई, और इसका क्यूब क्या आ जाएगा? 3√3 8³ A³. ये कट जाएगा.
अब ये कटेगा 8, 8 स्क्वायर हो गया विच इज 64, 4 से काट दो 16, दिस वुड बी 3√3 पाई अपॉन, अच्छा 3 भी कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3 पाई अपॉन 16, √3 पाई अपॉन 16, ठीक है। वैल्यू निकाल लो क्या आ रहा है, देखो √3 हो गया तुम्हारा भागस नहीं, एट इंटू √3 पाई है ना, सॉरी, ठीक है, √3 हो गया गुने पाई बटा 16, 0.34, ये आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। 0.34 would be the packing fraction, 0.34 would be the packing fraction, मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। ट्वेंटी 22 क्वेश्चन नंबर है, ये देखिए क्या बोल रहा है। थर्मल न्यूट्रॉन are sometimes used for structural determination of material. The typical lattice spacing of a material, for which these can be used is, देखिए, if you want to use thermal neutron for structural determination, then the de Broglie wavelength associated with the thermal neutron should be in the range of what? The distributed lattice split. मतलब you should be able to use this, you should be able to use Bragg's law, right? मतलब ये लैम्डा जो है ना वो DHKL के रेंज में होना चाहिए, राइट? लैम्डा शुड बी इन द रेंज ऑफ DHKL, राइट? और चलो n को 1 ले लो, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, and lambda is what? Lambda is your h upon p, and p is I can use p as 2√me because energy is very small, otherwise I should have used relativistic use करने की जरूरत नहीं है because this is very less compared to your rest mass energy. So I can use classical mechanics to calculate linear momentum. Thermal neutron use कर रहे हो आप, so de Broglie wavelength would be given by this, right? De Broglie wavelength should be given by this. So if you are able to use thermal neutron as for structural determination, DHKL must be, if I take this on this side, DHKL should be in this range. The DHKL should be in the range of h upon this. इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है, इस रेंज में आपका होना चाहिए। अब h का वैल्यू क्या है? 6.63 and twice 2me. mass will be what? न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास करीब करीब सेम रहता है, so I can take this value and energy will be into this. All right, yeah, so ये क्या हो जाएगा? 2, इसको अगर गुना कर दें
तो 0.05 हो गया है ना, 0.05 इंटू, चलो ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 1.67, 0.05 को 5 इंटू 10⁻² लिख देंगे, और इधर कितना आ जाएगा 27, और 10⁻² भी ले लेंगे, 27 और 21, 27 और 21 हो गया 48 ना। ये होना चाहिए है ना, इसका वैल्यू निकालना जरा, 6.63 अंडर रूट 6×5 ट्वाइस इंटू 8 गुने 1.67 10⁻34, और बाहर निकला 10⁻24, ये हो गया 10⁻10। ठीक, तो वैल्यू निकालो इसका क्या आता है, नैनोमीटर में बोल रहा है, सिक्स 6.63 भागा 2 भागा अंडर रूट 8 इंटू 0.9 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, 0.9 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसका हाफ, सॉरी, इसको अगर हम लोग नैनोमीटर में करेंगे तो ये जाएगा 0.09 नैनोमीटर। इसके नज़दीक क्या आंसर है, 0.1 नैनोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। नियरेस्ट तो यही है ना, 0.09 तो है नहीं, 0.09 के बाद नियरेस्ट जो आंसर है 0.1 ही है, तो आई कैन से सी इज द करेक्ट आंसर। और कुछ साइन थीटा का ये वैल्यू भी तो होगा ना, कुछ तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, कोई साइन थीटा भी इधर आ रहा है नीचे, समझ लो ना, साइन थीटा का वैल्यू लेस देन 1 होता है, तो ऊपर जाएगा तो ये 1/sin थीटा विल बी मोर देन 1, तो थोड़ा बड़ा ही होगा इससे ऑफ कोर्स। ठीक है, ये तो तब हो गया थीटा 90 तो होता नहीं है ना, तो थोड़ा सा इससे इंक्रीज ही रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग पॉइंट? ठीक है, तेईस नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए जियो फिजिक्स का एक एग्जाम होता था पहले, तो जियो फिजिक्स में ये क्वेश्चन आया था पहले, इसी टाइप का, मतलब यही क्वेश्चन सिमिलर सेम ही क्वेश्चन आ गया था। एनीवे चलो देखो ये क्वेश्चन, ये बर्नौली क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। देखिए क्या होगा, व्हाट विल द मैक्सिमम हाइट अबव द डैश्ड लाइन attained by water stream coming out at B from a thin tube of water tank assembly shown in figure. H is 10 meter, L is 2 meter, and theta is 30 degree. Theta is 30 degree. पहले तो एक काम करो, ये वेलोसिटी निकालो प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल की तरह हो जाएगा ना, पानी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे क्या पूछा है तुमसे, मैक्सिमम हाइट पूछा है अबव द डैश्ड लाइन, ये हाइट पूछा है, जब पानी का फुहारा ऐसे जाएगा ना ये मैक्सिमम हाइट। तो पहले तो ये वेलोसिटी निकालो कितना आएगा। आप एक काम करो, लेट्स अज्यूम अ स्ट्रीम लाइन, 2 पॉइंट ऑन द स्ट्रीम लाइन, वन इज P, अदर इज पॉइंट Q, and let's assume the motion of one volume or 1 unit mass of particle along this streamline, and we can apply Bernoulli's apply कर लेंगे हम लोग। ठीक है, so at point P the static pressure is P atm, and what the speed will be negligibly small because the cross section is huge, ठीक है, क्रॉस सेक्शन का वैल्यू भी नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा है, मतलब थिन लिखा होगा जरूर, वाटर कमिंग आउट थिन ट्यूब, मतलब अगर मान लो यहाँ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है और यहाँ क्रॉस सेक्शन जो है वो मान लो कैपिटल ए है। ठीक है, तो आई कैन से इफ सपोज द स्पीड इज v here and suppose the speed here is v dash, then the dynamic pressure should be rho v dash square. And if I take this as a reference for measuring H, then the gravitational pressure over here is
rho g h. In fact, this is pressure energy per unit volume, this is kinetic energy per unit volume, and this is gravitational P per unit volume. We are basically Bernoulli equation में क्या करते हैं? You conserve the energy associated with 1 unit volume of the fluid particle traveling along a streamline. That's what you do actually. You basically conserve the energy associated with 1 unit volume of the fluid particle traveling along the streamline. So when you are considering the motion of 1 unit volume of the fluid particle, that 1 unit volume of the fluid particle while moving inside fluid interact with the surrounding fluid, that energy of interaction is given by pressure energy. The energy of interaction which 1 unit volume of the fluid particle traveling along the streamline, and that the energy of interaction that 1 unit volume of the fluid particle has with the surrounding fluid is given by denoted by the pressure energy, right? So volume is 1, so pressure energy is P atm only. Sorry, here it is P atm, inside it will be different. And this is kinetic energy of 1 unit volume of the fluid particle. That's why I take a mass of the 1 unit volume of the fluid particle will be what? Rho. And this is the potential energy associated with the 1 unit volume of the fluid particles. So the 1 unit volume of the fluid particle traveling along the streamline comprises of 3 kind of energy: pressure energy, energy of interaction at 1 unit volume of the fluid particle high with the surrounding fluid, kinetic energy, and gravitational P. Okay? And we conserve that energy, some of these 3 energy over here and over here will be same. There will be changes among themselves, but some will be same, right? So that's the energy associated with 1 unit volume of the fluid particle at point P, and let's consider point Q. Point Q is also in contact with the atmosphere, so the pressure energy P atm, the gravitational P, the kinetic energy would be half rho v square, this is reference, and the gravitational P would be how much? See, this is L, so this height would be L sin theta. So rho g L sin theta, right? And you see one thing, if I apply equation of continuity, then here the mass of fluid particle flowing in this flow tube would be rho a v dash, this v dash, and this would be equal to the mass of fluid particle which is coming out per second. So that is rho into small a into v. So v dash is what? AV by A, which is very small compared to v. So this will cancel out, and what we have here, okay, fine. I think ठीक है, चलो ठीक है. वेलोसिटी अलग से निकालने का नीड नहीं था, अगर हम लोग सीधे यहीं पे बर्नौली इक्वेशन लगा लेते, the fluid will be moving like this. तो यहाँ पे जो fluid का होगा height, maximum height पूछ रहा है आपसे. Suppose that maximum height is say h dash, right? So the maximum height is h dash. So I can simply say that if I apply Bernoulli at A, and suppose this was Q, and this is R. So Bernoulli at the energy associated with 1 unit volume of the fluid particle at point P is P atm plus half rho v dash square, and we say v dash is very small, so I can neglect it, right? This can be neglected, and this is rho gh, and here it is P atm, या और ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसे जैसे कर रहे हो वैसे करो, ठीक है. I think Bernoulli equation should be applied inside fluid. Sorry, forget it. What we are doing, let's stick to this. So let's find V first, right? Let's find V. यहाँ से easy रहेगा. Let's find V. So okay, so this is half rho v square, and if I take distance on this side, on the right hand side, this will be a square by capital A square, and this is rho g h minus L sin theta.
So rho cancels out, and this can be neglected. This is very small compared to 1. So this is neglected. So this is V comes out to be 2G H minus L sin theta, right? So this is the velocity of projection, and if I take it as projectile, then this height h dash would be what? This h dash would be v square, so this angle is theta, sin square theta upon 2g. So this is 2g h minus L sin theta upon 2g. So this is h minus and sin square theta I missed. So this is sin square theta. And in this I have to add this part, right? L sin theta. The height they have asked from this capital H. So capital H would be this h dash plus this L sin theta. L sin theta, h minus L sin theta, sin square theta. Yeah. So let's put the values. L is what? L is 2. And sin theta is 1 by 2. H, small h, 10. And L sin theta, 2 into 1 by 2. Into sin square theta, 1 by 4. So this is 1 plus 9 by 4. 9 by 4 is 2.25. So this is 3.25. So 3.2 is the nearest answer. So D would be correct answer. D would be the correct answer, right? D बिल्कुल सही answer हो जाएगा. D is going to be the correct answer. Okay. I hope this is correct. Okay. यहाँ पे जो बर्नौली इक्वेशन वो गलत वो दिक्कत ये होता है कि यहाँ पे एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है. So if you apply Bernoulli equation over here and over here, you don't have ways of finding the horizontal velocity, so you will be missing kinetic energy, you won't be knowing kinetic energy, so that is not feasible. Okay, you can apply, but then horizontal component of Ki will not be, the Ki part will not be known if you don't apply Bernoulli equation over here. Okay, so that's all. 23 question हो गया ये, ठीक है. This is 23rd question. And let's go to 24th question. 35 question है total. Okay. 24th question देखिए क्या बोल रहा है. A steady current in a straight conducting wire produces a surface charge on it. Let E out and E in be the magnitude of electric field just outside and just inside the wire respectively. Which of the following component is true for these fields? Steady current in the current carrying conductor produces surface charge density on it. Steady current surface charge density नहीं produce करता है. Surface charge density मतलब surface charge जो है बाहर से दे दिया होगा in fact. Let E out and E in be the magnitude of electric field just outside and just inside the wire respectively. ठीक है. Which of following is true? देखो कैसे होगा. We have a conductor like this. Let's take a cylindrical conductor. ठीक है. अब you have the steady current flowing, right?
suppose the current flowing is, the current density is J, right? J is the current density. So, you know, from the microscopic form of Ohm's law, J is sigma E, right? This is E is a non-conservative component, non-conservative electric field, which is produced by either the battery which you have in the circuit और by the varying magnetic field. फैराडे लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो भी नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, right? And this is not zero inside conductor, this is non-zero inside conductor, it is non-conservative part, non-conservative electric field. It is non-conservative electric field which give rise to the current inside conductor. So E will be what? J by sigma, or 1 by sigma is rho J, 1 by sigma is rho opus, right? So the electric field over here just inside will be equal to rho J. This is the electric field inside, right? And just outside also you will have this field. I can say tangential component will be same as the tangential component inside, so rho J, right? But यहाँ पे लिख रखा है कि you have some static charges on the surface. So static charge on the surface don't produce any field inside. So you will have an electrostatic component outside, which will be normal to the conductor. That will be En, right? En. But this En will not be there inside, because the charges on the surface which appear on the surface, they are static charges. They don't produce any field inside. The field produced by a static charge on the surface inside is zero. We know this. We know from the electrostatics that the static charge on the conductor do not produce any field inside. So that is electrostatic part of the electric field. So outside, just outside, you have both component. You have both component of the field. One is the non-conservative part, which is produced by either battery or the varying magnetic field, and the electrostatic part. But inside, this is E out, just outside. But inside, you just have E tau only, right? So what do you see? E out is more than E in. E out is always greater than E in. E out is always greater than E in. E out जो होगा हमेशा E in से बड़ा होगा. E out will be always greater than E in. समझ में आ रहा है आपको? जो चार्जेज अपीयर हुआ है ना सरफेस पे, वो अंदर में कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा. इट विल प्रोड्यूस फील्ड ओनली आउटसाइड द फील्ड, बिकॉज दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. और जो अंदर में फील्ड है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, जो कि एक बैटरी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस करता है. वो आपका ड्राई सेल भी हो सकता है, और या वो आपका वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है. ठीक है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो ई आउट विल बी मोर देन ई इन मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स. वेक्टर वाइज तो उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, वेक्टर में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं, इनइक्वालिटी फॉलो नहीं होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ई आउट विल बी मोर देन ई इन. ओके, ये देखिए 25th क्वेश्चन. 35 क्वेश्चन है, हम लोग धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ रहे हैं. ए स्मॉल चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 0.01 मीटर इज एट पोटेंशियल 30 वोल्ट. द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द शेल इज. ये बड़ा फेमस केस है, आपको रिजल्ट भी पता होना चाहिए. इफ यू हैव ये डिराइव भी कर रखा है मैंने थ्योरी में. सो यू हैव अ चार्ज q ओवर हियर, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज सिंपली गिवन बाय q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r. The electrostatic energy is q square by, और potential क्या होता है? Potential V is on the surface is given by q upon 4 pi epsilon naught r, right? q upon, तो आपको क्या दे दिया है जी? Okay. So I can say that this is what? This is Q by R is what? Q by R is 4 pi epsilon naught P, right? So this can be written as something like this: 1 by 8 pi epsilon naught R, and Q by R का whole square into R. Sorry, I write like this.
1 by 8 pi epsilon naught r, 8 pi epsilon naught q by r का whole square into r. So q by r is what? Q by r is 1 by 8 pi epsilon r, 8 pi epsilon naught, and q by r is 4 pi epsilon naught का whole square, right? Into v square into r. So that will be simply 1 by 2 into v square r. So this is 1 by 2 and 4 pi epsilon naught is 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9, right? And v square is what? V square is 900 and r is 0.01. So this is 100. So 100 into 0.01 is what? 1. This is 5 into minus 10. This is correct answer. B is going to be the correct answer. आपको फार्मूला याद रहना चाहिए. So famous केस है, डिराइव भी किया जाता है ना, डेरिवेशन also very simple. ठीक है? So B would be the correct answer. Check calculations also, है ना, कैलकुलेशन वगैरह आप लोग भी चेक कर लिया करो, बट फंडा तो वही है. ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. 26 क्वेश्चन नंबर. At an instant shown, 3 point masses m, 2m, 3m rest on a horizontal table and are at the vertices of equilateral triangle of side length, side of unit side length. Unit side मतलब the length of side is 1. Length of side is 1. 1, 1, 1. Right. G is gravitational constant. The magnitude and direction of torque on 3m about point O is. Torque on 3m. 3m पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो m लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में और एक 2m लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में. Suppose this is F1 and this is F2. So F1 would be what? F1 would be 3m square upon 1 square, and F2 will be, sorry, G also, this will be 3gm square upon 1 square, and F2 will be 6 gm square upon 1 square. Okay. अब अगर O के अबाउट टॉर्क निकालना है तो क्या करेंगे? जस्ट ड्रॉ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट O. जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है उस पॉइंट से हम लोग लाइन ऑफ फोर्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जो है परपेंडिकुलर को फोर्स से गुना करते हैं, टॉर्क निकल जाता है. ठीक है. तो ये व्हाट वुड बी दिस वैल्यू? This is 30 degree, 60 degree, right? And this is 0.5. So 0.5 into this length L would be what? 0.5 into sine 30. And sine 30 is root 3 by 2. Sorry, sine 60. So this is root 3 by 4. So torque because of F1, this is also L. Torque because of F1 would be or F2 will be 6. देखो अब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? मतलब if you have something like this and a force F is acting like this, तो आप क्या करेंगे? इसको प्रोड्यूस कर दीजिए और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा के लिए. सो F into P is going to the magnitude of torque. डायरेक्शन का बात करेंगे. ठीक है. So torque because of F2 will be F2 into L, right? And torque because of F1 would be F1 into L. But the torque because of F1 and F2 would be opposite to each other. Because you see, this is your O के अबाउट निकालना, this is your R. So if I produce it outward, so that the tail of F and R should be in
together. So R cross F2 will be inward and R cross F1 will be outward. See, R cross F2 will be inward, okay, and R cross F1 will be outward. So torque because of F2 and F1 will be opposite. So net torque will be F2L minus F1L, right? Right. Torque because of F2 will be what? Torque because of F2 will be inward. Torque because of F1 will be outward. So torque because of F2 is more than torque because of F1, because torque because of F2 will be this into L, and torque because of F1 will be 3G square into L. So torque because of F2 is higher. So net torque will be inward, right? Net torque will be inward. And what is this value? Tell me. This would be root 3 by 4. F2 minus F1. So F2 minus F1 is 3Gm square. I can say 3 root 3, and it will be inward going into the paper. Yes, D is correct answer. D is correct answer. D जो है सही आंसर जाएगा. ठीक है? All right. ठीक है, क्लियर है. 27 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है. A sine wave of 5 volt amplitude is applied at the input of the circuit shown in figure. Which are following waveform represent output most closely? Sine wave of 5 volt amplitude. This is 5 volt amplitude, right? So first of all, you just look at for what value of V in this diode will be forward biased. See, we have to compare V in with this 3 volt. If V in is more than 3 volt, then that case diode would be forward biased, right? And if I assume diode to be ideal, then in that case, if diode is forward biased, it will behave like a short circuit, and then this 3 volt will be appearing over here. So if diode is forward biased, V out is 3 volt, right? And if V in is less than 3 volt, I am assuming diode to be ideal, right? Means when it is forward bias, it is behaving like a short circuit. There is no voltage drop. Usually there is a voltage drop of 0.7 in case of silicon diode and 0.3 in case of germanium diode. But if I assume, because they have not given anything, so I will assume diode to be ideal, और आंसर भी 3 volt ऐसे कुछ है, तो ideal ही मान के आंसर दे रखा है. So if V in is less than 3 volt, then in that case this will be reverse bias. And when this is reverse bias, this behaves like an open circuit. It behaves as a open circuit, and when it behaves like open circuit, there is no circuit completion, so the current doesn't flow. And when the current doesn't flow, this Vn is same as V out. It is reverse bias, so no current flows. So no current flows, so no drop across 1 kilo ohm. So V out is same as V in, right? So if I draw this 3 volt line over here, so for what time diode will be forward bias? For this time period, because in this time period your V in is more than 3 volt. So at that point your V out would be clipped. It would be 3 volt. So the output would be something like this. It will be V in, but just above the time interval for which V in is more than 3 volt, the V output is simply 3 volt. So it remains 3 volt till the time period during which V in is more than 3 volt, and by rest of time it is same as V in. Now when it goes more than 3 volt, it becomes 3 volt for V output. So this is V out. बैंगनी कलर से किया है तो V out है.
If you see which one is matching, this is matching. D is correct answer. D is correct answer. ठीक है, डी आंसर हो जाएगा. क्लियर है? क्लिपर क्लैंपर का सर्किट का प्रैक्टिस करिए. ठीक है, क्लिपर क्लैंपर का सर्किट का प्रैक्टिस रहेगा तो ये सब बिल्कुल इजीली आप कर लेंगे. ठीक है, ये देखो 28 क्वेश्चन नंबर. 1011 बाइनरी इनपुट्स आर अप्लाइड एट x3, x2, x1 and x0 इनपुट. यहां क्या अप्लाई कर रहे हो तुम? 1 0 1 1. ठीक, द बाइनरी आउटपुट y3, y2, y1, y0 ये सब क्या है? ये जोर गेट है. So XOR gate is what? Your output is xy bar plus x bar y. इसका मतलब है कि x और y अगर 0 0 है, x और y 0 0 है तो z will be 0. x और y 1 1 है x और y अगर 0 0 है then this is 0 1 1 0, so it is 0, right? अगर x y डिफरेंट है, 0 1 है, अगर 0 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा तो 1 मिल जाएगा आपको. 1 0 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, 1 मिल जाएगा. 1 1 हुआ तो 0 हो जाएगा. मतलब अगर डिफरेंट इनपुट्स हैं एक्स वाई पे तो आपका आउटपुट 1 होगा और सेम अगर इनपुट्स हैं तो आउटपुट 0 हो जाएगा. ये सार हो गया एक तरह से. ठीक है, तो ये जार गेट है आपका. तो x3 तो सीधे y3 से कनेक्टेड है तो y3 विल बी 1. ठीक है, अब यहां 1 गया और यहां से क्या आया? 0 आया. तो डिफरेंट रहेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1. इसमें ट्रुथ टेबल में दिख रहा है. अब क्या हुआ? ये 1 वाला जो है वो यहां चला गया. अब 1 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग. अब ये 0 आपका यहां चला गया या 1 यहां से इनपुट दे रखे हो तो डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? आउटपुट 1. तो आउटपुट क्या बन गया? y3 y2 y1 y0 1 1 0 1 1 1 0 1. ए आंसर हो जाएगा. ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर. समझ में आ रहा है? 28 का आंसर ए हो जाएगा. उनतीस नंबर देखिए क्या बोल रहा है. रिंग ऑफ रेडियस आर कैरी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा. द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज. भाई देखो कोई भी रिंग दिया रहेगा एंड इफ करंट आई इज फ्लोइंग एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 आर. सिंपल. समझ रहे हो? अब आई क्या होगा? व्हाट वुड बी आई? ये बोल रहा है कि ये जो रिंग है ये चार्ज्ड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो दिया हुआ है आपको, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा. सो टोटल चार्ज वुड बी व्हाट? टोटल चार्ज इन द रिंग वुड बी लैम्डा इनटू 2 पाई आर and it's rotating with omega angular velocity. means एक सेकेंड में ओमेगा रेडियन घूम जाता है. एक सेकेंड में ओमेगा रेडियन रिंग घूम जाता है. एक सेकेंड में ओमेगा रेडियन घूम जाता है. सो व्हाट वुड बी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन?
it would be omega by 2 pi. This is number of revolution. तो अगर कोई सरफेस लेते हैं और हम कहें कि what is the amount of charge passing through this surface per second, which is the current. What is the charge passing through this surface per second? So एक सेकेंड में इतने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं और एक रिवॉल्यूशन में क्यू चार्ज पास कर जाता है. So amount of charge which is passing per second would be omega into q upon 2 pi, and that would be current. The amount of charge passing per second is current, right? So amount of charge passing per second would be how much? In one revolution, एक बार जो रोटेट कर जाता है पूरा रिंग, तो q चार्ज पास किया, तो नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड would be ओमेगा अपॉन 2 पाई. ओमेगा रेडियन एक सेकेंड में घूमता है और 2 पाई रेडियन एक रिवॉल्यूशन के लिए चाहिए, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, एंड इन वन रिवॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सरफेस इज q. So amount of charge passing per second would be omega q into number of revolution per second, which is omega by 2 pi. So this is your current. So this is your current. So mu naught omega q is lambda upon 2 pi, lambda into 2 pi r, and 2r into 2 pi. 2 pi cancels out, r cancels out. So it would be what? It would be mu naught omega lambda upon 2. Mu naught omega lambda upon 2. B would be the correct answer. B सही आंसर हो जाएगा. ठीक है? B would be the correct answer. I hope it is clear to you. ठीक है ये सही है. ओके. बस अब 5-6 क्वेश्चन आ रहा है, खत्म हो जाएगा उसके बाद. ठीक है. 30 क्वेश्चन में देखो क्या पढ़ रहे हैं. A stationary source emits sound waves of frequency f towards wall. ठीक है. If an observer moving with speed u in direction perpendicular to the wall measures a frequency 9/8f, then u is related to a speed of sound as. देखो एक चीज समझो, ये जो ऑब्जर्वर है जो डायरेक्ट आवाज सुनेगा वो तो उसका फ्रीक्वेंसी एफ होगा, लेकिन एक आवाज इसको रिफ्लेक्ट होके भी साउंड सुनाई देगा, और रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड सुनाई देगा ना, इट विल एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ सोर्स एस इन द वॉल. जो ये रिफ्लेक्ट होके आवाज आएगा, दैट वुड बी एज इफ इट इज गेटिंग इमिटेड फ्रॉम द इमेज ऑफ एस इन द वॉल. ठीक है, दैट इज एज इफ इट इज इमिटेड फ्रॉम इमेज ऑफ एस इन द वॉल विच इज एस डैश. अगर ये दूरी सेम रहेगा, ये एंगल भी थीटा रहेगा. ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, इट वुड बी एज इफ इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एस डैश. इट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एस डैश. सो दिस इज द वर्चुअल सोर्स. Right? So it would be as if it is coming from S dash, and your speed is u. तो अगर towards S dash बोले तो it would be what? This is 30, this is 60. So it would be u cos 60. It would be towards S dash, the speed of observer towards S dash is u cos 60. And you have what? Apparent frequency is original frequency Vs plus V naught, and Vs minus let me write like this, V plus V naught and V minus Vs, where V naught is the frequency, speed of observer, Vs is the speed of source, and V is the velocity of sound, right? So this is what? 9/8
8f. So f, velocity of observer is what? V naught is, we have to take the component of the velocity of observer which is towards source, right? So it would be v plus u cos 60. v is the velocity of sound, और सोर्स तो मूव कर नहीं रहा तो वो जीरो ही हो जाएगा. We have to find u in terms of v, right? Vs is basically v we have taken. ff कट जाएगा. It would be 9v equals to 8v and 8u cos 60. Cos 60 is 1 by 2 is 4. So it would be u is v upon 4. U is v upon 4. It would be this answer, C. It would be C. ठीक है, 5 क्वेश्चन रह गया आपका 31 to 35. ये क्वेश्चन देखो 31 नंबर क्या बोल रहा है. थर्मल फेज का क्वेश्चन है. ए रियल गैस हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम V at temperature T. Its coefficient of volume expansion and isothermal compressibility are alpha and kT. ठीक है. Its molar specific heat at constant pressure is Cp. The molar specific heat at constant volume is Cv. तो Cp और Cv का रिलेशन निकालना है आपको, ठीक है, रियल गैस के लिए. आइडियल गैस में तो Cp माइनस Cv इज R बेसिकली, और आपको अल्फा और kT के टर्म्स में निकालना है. देखो एक चैप्टर थर्मल फेज में है, दैट इज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल. उसमें 4 पोटेंशियल U H, मतलब ऐसे लैंग्वेज में बोलेंगे तो इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. इससे रिलेटेड मैक्सवेल रिलेशन से रिलेटेड चैप्टर है बेसिकली. चैप्टर भी हम दिखाते हैं, खोल के रखे हुए हैं. दिस इज अ चैप्टर, तो पूरा दिखा दे आपको. इसमें कुछ कुछ चीजें याद रखना है आपको. थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल चैप्टर है, ठीक है. ये सब सारा डिटेल्स थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में. मैक्सवेल रिलेशन हो गया. ये मैक्सवेल रिलेशन चारों याद रखना है आपको. चारों याद करने का तरीका भी है, आप देखेंगे तो ये सब एक सीक्वेंस में है. VTPS है ना, सेकेंड वाला हो गया VTPS, मतलब इधर हो गया आपका क्लॉकवाइज, इधर हो गया एंटी क्लॉकवाइज. फिर V को यहाँ शिफ्ट करो, VTPS, फिर VTPS, जैसे भी याद कर लो. मतलब ये आपका अपना डिस्कशन है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है याद कैसे करना है. तो ये एक तरीका है जो मैं फॉलो किया था, ठीक है. तो फिर आप क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना है आपको, ठीक. एक लेक्चर बना देंगे जिसमें हम बता देंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है. अच्छा, हम बना भी रखे हैं, आप पीछे का वीडियोस देखोगे. फिर देखो कुछ डेरिवेशंस है. पहले तो ये तो क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन है, स्टीफेंस लॉ है, उसको यूज करके. फिर देखो क्या करना है. फिर आपको कुछ रिलेशंस है वो याद रखने हैं, जैसे कि एक ये TDS इक्वेशन है, जैसे TDS इक्वेशन, दिस यू मस्ट रिमेंबर. दो TDS इक्वेशन, एक तो ये TDS इक्वेशन है और एक आगे आपका TDS इक्वेशन, ये एक TDS इक्वेशन है. दोनों TDS इक्वेशन याद रखिए, ठीक है. ये आपको याद कर लीजिए क्योंकि डेरिवेशन का टाइम रहेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव का जमाना है, ठीक है. सो यू डोंट हैव टाइम टू डेराइव, तो इसको जस्ट रिमेंबर इट. फिर आपको जो जो हम बता रहे हैं वो बस याद कर लो, ठीक है. ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर ये एक ध्यान में रखो, ठीक है, वन डबल गैस के लिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रिलेशन जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ठीक है. ये याद रखिए, du/dv इक्वल्स टू T/dp/dt v माइनस p. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ठीक है. फिर डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, डेरिवेशन कुछ पूछ नहीं रहा तुमसे, ठीक है. फिर ये एक रिलेशन है Cp माइनस Cv का. दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये थोड़ा सा एरर है इसमें, इसको dv/dt करो, dv/dt. और आपको इनफैक्ट क्वेश्चन भी इसी पे है. क्वेश्चन भी जो पूछा है ना आपसे, वो इसी पे क्वेश्चन पूछा है. ये dv/dt कर लो, ठीक है.
देखो क्या पूछा है तुमसे क्वेश्चन, यही पूछा है ना, सीपी और सीवी का रिलेशन पे ही क्वेश्चन पूछा, अल्फा और केटी के टर्म्स में हम लोग को करना है, ठीक है। तो एक उसी पे आते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपको यहीं से हम लोग डिराइव कर लेंगे, ये डीवी कर लो, ठीक है। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज 1/v, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ये आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, V2 माइनस V1, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज डिपेंडिंग ऑन एग्जिस्टिंग वॉल्यूम, टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड डेल्टा टी। तो उसी को इस फॉर्म में लिख दिया है, dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, अल्फा इज, इसी को एक तरह से ऐसे याद कर लो, ठीक है। ऐसे ही ये क्या डिनोट करता है, सिग्निफाई करता है व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, अल्फा इज पॉजिटिव, है ना, सो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया। अब दूसरा क्या है, व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, when you increase pressure volume decreases, so the change in volume with the change in pressure, that is dV/dP, keeping the other variable t constant, of course this is negative, right, and I want per unit value, so make it intrinsic so that it doesn't depend on the volume and all that, so this is beta, and since this is negative, pressure बढ़ाते हैं तो volume घटता है ना, so this is we put minus sign over here, so this is your beta. In fact for R it is KT, right? Okay. Isothermal compressibility, right? Isothermal compressibility. अब ये CP माइनस CV को इस फॉर्म में लिख देना है आप लोग को, ठीक। अब हमारा रिलेशन यहाँ से क्या आ रहा है, CP माइनस CV इक्वल्स टू T, ये तो याद ही रखो आप, ठीक है, T dP/dt वॉल्यूम एंड dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। अब एक रिलेशन और याद रखो, dP/dt dt/dV एंड dV/dP, साइक्लिक टाइप का रिलेशन देखो है, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल्स टू -1, मतलब तीनों जो वेरिएबल है डीपी बाई साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया, dP/dt dt/dV dV/dP, ठीक है, ऐसे साइक्लिक फॉर्म इज इक्वल टू -1, ये भी याद रखो, ठीक है, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। सो फ्रॉम हियर वी गेट dP/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम equals to -1 upon dt/dV at constant pressure and this. Okay, so this is equal to -1 minus T upon at constant pressure, and you have dV/dP temperature and dV/dt, तो ये जो टर्म है इसको ऊपर ले जाओगे तो dV/dt बन जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू -T 1 upon dV/dP constant temperature and dV/dt at constant pressure, ठीक। Now if I put V over here, I have to put V over here, यहाँ V पुट किया, V कट जाएगा, और इसको V स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ V पुट करना पड़ेगा, सो इन अ वे दिस इज नथिंग बट -T, अच्छा हम लोग ओके, ठीक है, ठीक है, सो यू हैव व्हाट, यू हैव हियर TV and minus 1 upon V
and 1 upon V whole square. So what is this? This is alpha square and this is KT. So I can say this is TV alpha square KT. TV alpha. So Cp minus Cv is TV alpha square by KT. Cp minus Cv is TV alpha square by KT. Here again. Cp minus Cv is TV alpha square upon KT. C आंसर आ जाएगा. C would be the correct answer. C would be the correct answer. ठीक है. ओके. याद रखिए फेमस है ये थोड़ा. Cp माइनस Cv का रिलेशन जो आइडियल गैस के रियल गैस के लिए है. ये देखिए टू फ्रेम्स O एंड O डैश आर इन रिलेटिव मोशन एज शोन. ठीक है. एक O फ्रेम है, एक O डैश फ्रेम है. O dash is moving with speed c by 2 where c is the speed of light. In frame O, two separate events occur at x1 t1 and x2 t2. O फ्रेम में एक इवेंट यहाँ आकर कर रहा है, एक पोजिशन और टाइम दे रखा है आपको. In O dash these two events occur simultaneously. So the value of x2 minus x1 upon t2 minus t1 is, निकाल सकते हैं हम लोग. लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन है. O dash frame में if your coordinates in O frame is x, y, z, t, the coordinate in O dash frame is going to be x dash equals to x minus vt, y dash is y, and t dash is right. तो अगर if x1 t1 and x2 t2 are the coordinates of the point where the two events are occurring in an O frame, in O dash frame simultaneous हो जा रहा है. तो what is the time coordinate in O dash frame? It is t1 minus vx by c square. तो v क्या है आपका? c by 2 और x क्या है? x1 है. Alright, and what is T2 dash? It is T2 minus this. अब ये simultaneous हो गया. This has got simultaneous in the O dash frame. So I'll equate these T1 dash and T2 dash. So what do I get? Denominator तो cancel हो जाएगा. What I get is T1 minus C by 2. तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा एक x1 by 2c. इधर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू T2. ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा ना इक्वेट करेंगे तो. So this is x2 by 2c. So T2 minus T1 is x2 minus x1 by 2c. Or this implies टू सी. ठीक है. तो आपका सी आंसर हो जाएगा. सी विल बी द करेक्ट आंसर. सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन है. एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है देखो हर साल. तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेटिविटी ही काफी इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट. ये देखो ये देखो 33 क्वेश्चन नंबर ग्रेटिंग के ऊपर. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेटिंग. देखो क्या बोल रहा है. व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्रेटिंग G1 विद ग्रूव डेंसिटी 600 लाइंस पर मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर में 600 स्लिट्स है. ठीक है. 600 स्लिट्स है with width of 50 millimeter. A small portion of diffracted light is incident on another
grating G2 with groove density 1800 lines per millimeter and width 15 millimeter. ठीक है. Resolving power is the combined system. देखो resolving power क्या होता है? What is resolving power? Resolving power is resolving power of first grating into resolving power of the second grating G2. ठीक है. और ये resolving power जो होता है वो that is given by basically this. Resolving power in the nth order is given by this. तो ऑर्डर तो कुछ लिखा नहीं है इसमें, तो फर्स्ट ऑर्डर ही लेके चलो फिर, है ना. n is the number of slit and n is the number of order for which we are talking about resolving power. Resolving power increases with the order. जो दो वेवलेंथ फर्स्ट ऑर्डर रिजॉल्व नहीं होगा, हो सकता है सेकेंड ऑर्डर रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेस एंड देयर इज होल थ्योरी ऑफ इट. ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. तो अगर हम लोग G1 का बात करें तो व्हाट वुड बी R1? R1 वुड बी फर्स्ट ऑर्डर लेके चलते हैं, कुछ लिखा नहीं है तो. ठीक है. और व्हाट इज नंबर ऑफ स्लिट्स? 600 लाइंस पर मिलीमीटर है, 600 स्लिट पर मिलीमीटर है. और टोटल स्लिट का जो विड्थ है वो 50 है, तो कितने स्लिट्स हो जाएंगे? 600 गुने 50. टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स यही हो जाएगा ना. N इज कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ स्लिट, तो 600 गुने 50 मतलब 30. 30 पे 3 शून्य. ठीक. R2 क्या हो जाएगा? 1800 लाइंस पर, तो 1800 गुने 15 mm का स्लिट है, तो 18 गुने 15 कितना हो गया? 180 और 18 5 90, 180 270, 27,000. तो R1 R2 विल बी 30,000 गुने 27,000. चलिए 81 गुने 'This would be the correct answer. ये सही आंसर हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. थोड़ा सा ग्रेटिंग पढ़ भी लीजिए. अब तो एक सप्ताह है ही आपके पास, क्या क्या पढ़ेंगे. मतलब इसी वीक में होगा ना एग्जाम. ये देखो क्या बोल रहा है. 34 क्वेश्चन नंबर लास्ट ही आ गए हम लोग, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है. क्या बोल रहा है? 4 पार्टिकल ऑफ मास m each are inside 2-dimensional square box of side L. If each state obtained from the solution of Schrodinger wave equation is occupied by only one particle, the minimum energy of the system is. देखो सिस्टम का एनर्जी मिनिमम कब होगा? जो ये चारों पार्टिकल नीचे से स्टेट को ऑक्यूपाई करेगा, है ना, नीचे वाले स्टेट ऑक्यूपाई करेगा. तो आपका एक चीज देखो, अगर 2-डायमेंशनल सिस्टम है तो व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट? आपको 3-डायमेंशनल का पता है, तो उसी अनुसार कर दीजिए. h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर. तो h के टर्म्स में अगर लिखोगे तो h क्रॉस इज h अपॉन 2 पाई. सो दिस इज व्हाट? h स्क्वायर दिस. तो एनर्जी स्टेट क्या क्या होगा बताओ? NX NY फर्स्ट स्टेट 1 1 1 1 के लिए क्या हो जाएगा? 1 + 1 2h स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर. सेकेंड आइगन स्टेट विल बी डिस्क्राइब बाय द क्वांटम नंबर 1, 2, 2, 1. दोनों का एनर्जी दे आर degenerate state. The NX is 1, NY is 2, and the second one is NX is 1, NY is 2. So both will be having same energy. So this will be how much? 4 1 5 5. Yes. And the third state would be 2 2. So 4 4 8. राइट. तो नीचे के स्टेट ऑक्यूपाई करेंगे तो ग्राउंड स्टेट लीस्ट एनर्जी तभी आएगा ना. तो एक पार्टिकल यहाँ चला जाएगा,
एक पार्टिकल 1 2 में जाएगा, एक पार्टिकल 2 1 में जाएगा, एक पार्टिकल यहाँ जाएगा। क्वेश्चन में लिख रखा है कि एवरी स्टेट इज ऑक्यूपाइंग जस्ट वन पार्टिकल, ऑक्यूपाइड बाय जस्ट वन पार्टिकल। 4 पार्टिकल ऐसे कर देंगे, क्योंकि अगर ऊपर से स्टार्ट किया तो एनर्जी हायर होता जाएगा, तो हमको लीस्ट एनर्जी पहुंचना है, तो लीस्ट एनर्जी के लिए नीचे से ऑक्यूपाई करेगा स्टेट। तो पहला पार्टिकल का एनर्जी क्या हो गया, 2h²/8ml²। दूसरा तीसरा पार्टिकल ये हो गया, दोनों का एनर्जी इतना है, तो ये हो गया 10h²/8ml²। अब फोर्थ पार्टिकल यहाँ होगा, दैट इज 8h²। सो दिस इज 10 और 18 दो 20, 20/8। 20/8 का मतलब हो गया 20/8 मतलब 5/2 है ना। 20/8 h²/ml²। 20/8 कितना हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 5 20, 4 दूनी 8, 5/2 5/2। 5/2 इज दिस आंसर, राइट। 34 का ये आंसर जाएगा। ऑलराइट, फाइन। कोई डाउट तो कमेंट में पूछिएगा, बहुत सारा आ रखा है लेकिन वो टाइम नहीं मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन, आज जितना डाउट है सबको आंसर करेंगे, तो पूछे हैं लोग। ये देखो क्या बोल रहा है, एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, at atmospheric pressure aluminum melts at 550 Kelvin. As it melts, the density decreases from 3 into 10⁻³ kg per meter cube to 2.9 into 10⁻³ kg per meter cube. Okay. The latent heat of fusion of aluminum is 24 into 10⁻³ joule per kg. The melting point of aluminum at the pressure 10⁻7 Pascal, 1 Pascal is 1 Newton per meter square will be। ये देखो क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन का एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेशर कहां से कहां जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम 10⁵ to 10⁻7, और 10⁻7 पे मेल्टिंग पॉइंट क्या है नहीं पता, मान लो T है, और 10⁵ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या है 550 है, ठीक। L आपको दे रखा है, टेम्परेचर इज 550 केल्विन। V2 और V1 जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब हो गया मीटर क्यूब पर केजी, हाउ मच वॉल्यूम पर केजी, वॉल्यूम पर केजी। तो ये आपको डेंसिटी दे रखा है, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पर केजी, सो इट वुड बी इनवर्स ऑफ रो। रो इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। वो होता है rho is kg per meter cube and volume is meter cube per kg. So I can do like this. तो यहाँ पे V2 क्या है 1/ρ2 10⁻7 पे। So this is मतलब मेल्ट कर जाएगा, तो मेल्ट करने के बाद तो यही स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा ना। अब मेल्ट करने के पहले स्टेट जब चेंज करेगा, मेल्ट करने के पहले आपका ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी, ये कितना हो गया जी 100 लाख और ये 1 लाख, मतलब 99 लाख माइनस करेंगे तो और ये 10⁻6 हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, सॉरी। ठीक है, सो T माइनस
550 is 99 गुने 10⁵ गुने 55 माइनस अपॉन, सो दिस विल कैंसिल आउट, इसको निकाला जाए। निन्यानवे गुने 55 भागा 24 ठीक है, ठीक है। ये आ रहा है 2.6, so T will be 550 plus 2.6, ये आंसर है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम at 10⁷ Pascal will be 552.6, 552.6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 2014 का पूरा पेपर कर लिया। ठीक है, आगे जो पेपर, आगे जो क्वेश्चन सब सब्जेक्टिव है, तो अभी एग्जाम एंड पे उतना रिलेवेंट नहीं है उसको मानना है। ठीक है, ऐसे जो बच्चे अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो वो सब्जेक्टिव भी करिए। ठीक है, प्रीवियस पेपर का ना सब्जेक्टिव कर लीजिए, एटलीस्ट प्रीवियस पेपर का तो कर ही लीजिए। ठीक है, जो अभी दे रहे हैं उनका तो टाइम नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब कोशिश करेंगे जल्दी से 2-3 दिन में ना वो सारा ही कोशिश करेंगे फिनिश करने का। 15 अब तो 15 क्वेश्चन करवाना है हर पेपर में, तो जल्दी जल्दी कर देंगे, है ना। ओके, ठीक है, तो यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।